नमस्कार मित्रों। एक प्रश्न है जो एक मित्र ने पूछा है कि सर अभी ब्लैक फंगस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और लोग कह रहे हैं कि इसका कारण स्टेरॉयड का ओवर यूज है। तो स्टेरॉयड तो लाइफ सेविंग ड्रग भी होता है जैसा मैं जानता हूँ। तो आखिर ये क्या भला है? एक तरफ ये लाइफ सेविंग है और एक तरफ इससे बीमारी हो रहा है। तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें और स्टेरॉयड के बारे में थोड़ा बताएं। धन्यवाद। तो एक मित्र ने प्रश्न किया है कि स्टेरॉयड के बारे में वो हमसे जानना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो है ब्लैक फंगस और एक वाइट फंगस के बारे में चर्चा छिड़ गई है और मैं उसके बारे में भी आपको वीडियो बना के बताऊंगा, क्योंकि एक प्रश्न वो भी है कि सर ये वाइट फंगस क्या है और ब्लैक फंगस क्या है। हालांकि ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में वीडियो मैं बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी क्वेरीज़ है तो जाहिर सी बात है एड्रेस तो करना ही होगा। तो अभी जो इन्होंने प्रश्न पूछा है कि भाई स्टेरॉयड एक तरफ से कहा जाता है लाइफ सेविंग ड्रग है और एक तरफ से इससे बीमारी हो रहा है, तो बड़ा मुश्किल डिसीजन है कि इसको यूज कब करना है, कब यूज नहीं करना है। तो इसमें क्या कन्फ्यूजन है, सामान्य जन इस बात को नहीं समझ पाता और उनके मन में जिज्ञासा प्रबल हो जाती है कि आखिर ये क्यों होता। तो आज हम इसी प्रश्न की विवेचना करेंगे कि आखिर स्टेरॉयड गड़बड़ कहाँ हो रहा है। स्टेरॉयड तो लाइफ सेविंग ड्रग है, तो इससे बीमारी क्यों हो रहा है, ये हम आज विवेचना करेंगे। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं वैसे तो एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन मैं आपको हर बार बताते रहता हूँ कि मैं 1 लाख मरीज देखा इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में। तो इस अनुभव से मैंने अपने आप को बदलते हुए देखा और मैं अब महसूस करता हूँ कि मैं जो काम करता हूँ वो होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच के दायरे में आता है और इसी टेक्निक को मैंने डेवलप किया कि भोजन बदल के और जीवन शैली बदल के हम दुनिया के हर बीमारी को जड़ से ठीक करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो और दूसरा हमने ये भी सीखा कि दवाओं का रोल केवल 10% होता है, 90% योगदान हमारे भोजन और जीवन शैली बदलाव का होता है। किसी भी बीमारी को ठीक करने की दिशा में जो मुख्य कदम है वो है आपका डाइट और एक्सरसाइज। बाकी जो चीज़ है वो आपका दवा जो है केवल 10-20% ही काम करता है। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है और जो हम बात बोले हैं उसको गहराई से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारे 1 लाख मरीज के अनुभव का निचोड़ है जो हम इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में स्किन के HOD इंचार्ज के रूप में जो हम समय बिताए 2013 से 2019 के बीच में। तो इस दौरान हम जो 1 लाख मरीज देखे उसके अनुभव से हम ये सीखे और उसी बिना पर मैं ये अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से अलग अलग मुद्दों पर आपके सामने रूबरू होते रहता हूँ। तो चलिए अब बात को ज़्यादा आगे ना बढ़ा के, ये कुछ भूमिका मैं हर वीडियो में देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मित्र जो हमसे पहली बार जुड़े हैं इस वीडियो के माध्यम से कम उनको भी थोड़ी सी बात समझ में आ जाए, क्योंकि नहीं तो फिर उनको लगेगा कि ये चमड़े का डॉक्टर जो है कि क्यों इस मुद्दे पर बोल रहा है। क्योंकि हम लोग ज्ञान की ठेकेदारी कर देते हैं और जिसमें हम लोग ये कह देते हैं कि ये हड्डी का डॉक्टर है तो ये हड्डी का ठीका लिया, ये माथा का डॉक्टर ये माथा का ठीका लिया। मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता हूँ। मेरा मानना है ज्ञान सर्वसुलभ होना चाहिए और सबके लिए होना चाहिए, और मैं जिस उद्देश्य पर निकला हूँ वो ये है कि हर व्यक्ति को डॉक्टरी सिखा देना, इस मायने में कि वो बीमारी क्यों होता है ये उसको पता चल जाए, क्यों वो बीमार पड़ा ये पता चल जाए। ठीक होने का तरीका पूरी तरह से उसको भले ना पता हो, लेकिन कम से कम कुछ हद तक तो वो जान जाए कि वो बीमारी क्यों हुआ है, उस बीमारी को पैदा करने में उसका अपना योगदान कितना है, कम से कम वो पता चल जाए। तो वो अपने तरफ से जो योगदान दे सकता है बीमारी को ठीक करने की दिशा में, वो कदम वो उठा ले। तो पहला कदम उठाना ही समझिए कि आधा मंजिल तय कर लेने के समान होता है। तो इसीलिए वेल बिगन हाफ डन। तो इसीलिए मैं इसी अभियान के तहत अलग अलग मुद्दों पर आपसे वीडियो के माध्यम से वार्तालाप करते रहता हूँ। तो चलिए स्टेरॉयड की चर्चा शुरू करते हैं। स्टेरॉयड एक वंडर ड्रग है जो कि 1940 ईस्वी में खोजा गया, जब देखा गया कि बहुत सारे जानवर के एड्रिनल ग्लैंड को अगर निकाल करके, बल्कि आप कहिए 1930 के दशक में इस पर एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया और कुछ लोगों ने जानवर के एड्रिनल ग्लैंड होता है एक, वो किडनी के जस्ट ऊपर रहता है एड्रिनल ग्लैंड, और ये जो एड्रिनल ग्लैंड होता है तो इस ग्लैंड को जो है कि उसके एक्सट्रैक्ट को निकाल लिया, किसी जानवर के किडनी के ऊपर वाले ऑर्गन्स को वो निकाला और उसको जो है कि जस्ट वो लोग तो क्रूड ढंग से ही उसको
पीस करके उससे निकाला और उसको किसी में डाल दिया, सीधे डाला तो उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट किसी किसी बीमारी में वो देखा। तो तब उससे इन्फ्रेंस निकला कि भाई उसके एड्रिनल ग्लैंड में कुछ ना कुछ चीज़ तो रहता है। तो इसीलिए तो फिर उसको तो शुरू में क्रूड फॉर्म में यूज किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, जब आप क्रूड फॉर्म में यूज कीजिएगा तो उसमें बहुत सारा चीज़ मिला हुआ है, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड होता है जो कि किडनी के ऊपर रहता है, सुप्रा रीनल ग्लैंड भी इसको कहते हैं। तो आप अगर देखिए स्टेरॉयड का पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये स्टेरॉयड है, साइक्लोपेंटानोपर हाइड्रोफेनेंथ्रीन रिंग बोलते हैं। 27 कार्बन मोलिक्यूल रहता है और इसमें 4 गो रिंग रहता है। तो ये आप जो देख रहे हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल भी एक प्रकार का स्टेरॉयड है। और ये जो है कि ABCD 4 गो रिंग है इसमें, और 4 गो तो 6 गो का रिंग रहता, 3 गो रहता है 6 कार्बन का रिंग, और 1 गो रहता है 5 कार्बन का रिंग। तो ये स्टेरॉयड का बेसिक स्ट्रक्चर है। और इसके 27वें नंबर पर जो भी ये जो मतलब कि अलग अलग इसका डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं, तो अलग अलग डेरिवेटिव ये बन जाएगा। तो ये तो स्टेरॉयड का फोटो हो गया। लेकिन अगर आप देखिएगा तो एड्रिनल ग्लैंड जो है उसका भी फोटो आप देख सकते हैं कि वो कैसा दिखता है। तो एड्रिनल जो है कि ग्लैंड है उसका आप फोटोग्राफ दे सकते हैं। तो यही है, ये जो किडनी होता है, किडनी के जस्ट ऊपर सुप्रारीनल ग्लैंड होता है। इससे ये देखिए किडनी है, किडनी के ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड हुआ। ये 2 गो रहता है। बिना एड्रिनल ग्लैंड के आपका रहना मुश्किल है, हालांकि एक एड्रिनल ग्लैंड भी रहेगा तो काम चल जाएगा। और ये देखिए एड्रिनल ग्लैंड हो गया जो किडनी के ऊपर है। और इसको यदि आप देखिएगा तो इसमें 2 गो होता है, बाहर में कोर्टेक्स होता है, अंदर में मेडुला होता है। तो अब क्या है कि कोर्टेक्स से अलग हार्मोन निकलता है, मेडुला से अलग निकलता है। मेडुला से जनरली एड्रेनलिन वगैरह निकलता है जो कि स्ट्रेस का हार्मोन होता है, वो आपको तुरंत तैयार कर देता है किसी भी स्ट्रेस के लिए। जैसे बोलते हैं ना, किसी के एड्रेनलिन कम हो गया तो वो बेचारा जोश नहीं है उसमें, तो ये तो मेडुला से निकलता है। और कुछ सेक्स हार्मोन भी निकलता है। लेकिन जो कोर्टेक्स से जो ज़्यादातर निकलता है स्टेरॉयड, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोर्टिकोस्टेरॉयड, यानी कि जो कोर्टेक्स से निकले। तो कोर्टेक्स से जो निकलता है उसको हम लोग कोर्टिकोस्टेरॉयड कहते हैं। और ये कोर्टिकोस्टेरॉयड जो होता है वो उसमें मेडुला से 2-3 प्रकार का कोर्टिकोस्टेरॉयड निकलता है। तो सॉरी आपका कोर्टेक्स है। तो कोर्टेक्स से जो निकलता है कोर्टिकोस्टेरॉयड, उसमें क्या क्या होता है, उसमें आपका एक होता है मिनरलोकोर्टिकॉइड जो कि सोडियम रिटेंशन कराता है, सोडियम को पकड़ता है, पोटासियम और कैल्शियम को हटाता है। तो जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा ये लीजिएगा तो उससे क्या होगा, सोडियम बढ़ जाएगा और पोटासियम और कैल्शियम की कमी होने लगेगी। तो उसको बोलते हैं मिनरलोकोर्टिकॉइड इफेक्ट होता है। और जो है कि एक निकलता है इसमें स्टेरॉयड जो कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कराता है। यानी जो मिनरलोकोर्टिकॉइड निकला वो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस को मेंटेन रखता है, और उसके वजह से वो एड्रिनल एंजियोटेंसिन एक्सिस होता है, वो उसको रेनिन एंजियोटेंसिन एक्सिस जो होता है, जिसके थ्रू आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। जो कि हमारा ब्लड हाइपरटेंशन का एक लेक्चर बनाए थे, आपको वीडियो देख लीजिएगा कि ब्लड प्रेशर को हम कैसे जड़ से ख़त्म करें। वो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, हमारे फेसबुक पर भी देख सकते हैं। तो उस दौरान हम डिस्कस किए थे डिटेल में तो कि कैसे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम वर्क करता है, तो वो आप जानते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि जो कोर्टेक्स हुआ, मेडुला से तो निकल गया आपका एड्रेनलिन, और कोर्टेक्स से क्या निकला, इपिनेफ्रिन जिसको कहते हैं। और कोर्टेक्स से क्या निकला, कोर्टेक्स से मिनरलोकोर्टिकॉइड निकला, ग्लूकोकोर्टिकॉइड निकला जिसका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इम्यूनिटी पर इफेक्ट है। और तीसरा जो है सेक्स हार्मोन निकलता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन वगैरह। तो ये जो है कि ये 3 हार्मोन कोर्टेक्स से निकलता है। तो मोटा मोटी आप समझ गए। तो उसमें से कोर्टेक्स से निकला है कोर्टिकोस्टेरॉयड। कोर्टिकोस्टेरॉयड का मतलब जो एड्रिनल कोर्टेक्स से निकले, तो वो है। तो यदि शुरू में लोग क्या करता था, क्रूड ही निकाल लेता था। बाद में जब एक एक मोलिक्यूल का क्रोमेटोग्राफी करके स्टडी होने लगा, तो एक एक मोलिक्यूल का वो लोग स्ट्रक्चर तक निकालना शुरू कर दिए। तब जा कर के फिर एक एक चीज़ को निकालना, एक्सट्रैक्ट करना शुरू करने लगा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि सबसे पहला जो स्टेरॉयड बनाया गया था, मानव जाति ने जो बनाया था, तो वो करीब करीब 27 से लेकर के 37 एक्सट्रैक्शन हुआ था, तब जा कर के वो निकला था। और वो बहुत महंगा था। वो इतना महंगा था कि $200 आता था प्रति ग्राम का खर्चा, तो बहुत महंगा था। और वो स्टेरॉयड जो सबसे पहले यूज किया गया था 1948-49 ईस्वी में, उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए यूज किया गया था, क्योंकि वो उसके एलर्जी को कम करता था। तो एलर्जी कम होने से गठिया ठीक हो जाता है। हम आपको अभी समझाएंगे कि एलर्जी का
से एलर्जी का बीमारी कैसे होता है वो भी समझाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए अगर एक बार में नहीं देख पाते हैं तो 2 बार 3 बार करके जब जब आपको समय मिले आप देख सकते हैं। तो चूँकि जब तक हम पूरी बात नहीं बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आधा अधूरा नॉलेज आपके लिए और ख़तरनाक साबित होगा। तो जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहले जो 1940 के दशक में जो है कि जो काम करना शुरू किए तो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था कैंडेल। हालांकि 3 वैज्ञानिक थे, रिचस्टीन, कैंडेल और सोवाल्टर। तो ये जो है कि इन्होंने बहुत काम किया और निकाला उसका एक्सट्रैक्ट, और समझिए वो क्रांतिकारी घटना थी मेडिकल साइंस के लिए, क्योंकि उससे पहले इन सब बीमारियों को ठीक करने का बहुत अच्छा इलाज नहीं था। हालांकि आप अगर आयुर्वेद में देखिएगा तो कोर्टिकोस्टेरॉइड जैसा बहुत सारा हर्ब्स वगैरह यहाँ पर उपलब्ध था जिसके द्वारा वो लोग ठीक किया करते थे, लेकिन ये एनिमल स्रोत से निकाला गया था। ये जो अभी जो आपको बताए कि एड्रिनल ग्लैंड को वो करके ना उसको पूरा निकाल करके स्मैश करके और उससे फिर अलग अलग ये करके स्टेजेस में बहुत सारा इम्प्योरिटीज़ को हटाते हटाते जो निकला, तभी तो वो महंगा हो गया था और $200 1 ग्राम का खर्च आता था। सोचिए कितना महंगा था, यानी कि बहुत लोग जो बड़े बड़े लोग थे वही उसका इलाज अफोर्ड कर सकते थे। उस समय वंडर ड्रग के रूप में आया था और ये काम कैंडल महोदय ने किया था अपने 2 और सहयोगियों के साथ मिलकर, रिचस्टीन और सोवाल्टर। और इसी काम के लिए इन तीनों व्यक्ति को 1950 का नोबेल प्राइज़ भी मिला था मेडिसिन का। और तो खैर ये तो इतिहास हो गया, लेकिन 1948-49 से इसका कॉमर्शियल प्रिपरेशन सस्ता एफोर्डेबल रेंज में आना शुरू हो गया। और सबसे पहले जिस बीमारी के लिए यूज किया गया था वो था रूमेटॉइड अर्थराइटिस। बाद में जोड़ों में भी देखिएगा डॉक्टर कभी कभी आपको स्टेरॉइड का इंजेक्शन देंगे, जोड़ में गठिया रहेगा तो बोलेंगे जोड़ में इंजेक्शन लगा लीजिए, तो स्टेरॉइड से वो ठीक हो जाता है। तो ठीक क्या होता है, मतलब वो कम हो जाता है, लेकिन अगर आप जीवन शैली और भोजन नहीं बदलिएगा तो जाहिर सी बात है कि वो आपको फिर वही स्टेरॉइड आपको दिक्कत देने लगेगा। तो स्टेरॉइड का जुडिशियस यूज होना चाहिए। जैसे अगर हम भोजन नहीं बदलें और स्टेरॉइड का पर डिपेंडेंसी हो जाए तो उस ढंग से हमको स्टेरॉइड का फिर ख़राब इफेक्ट देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये तो इतिहास के बारे में आप जान गए। और जो 3 स्टेरॉइड बताया आपको, जो मिनरलोकोर्टिकॉइड एक्टिविटी वाला, जो कि ज़्यादातर वो यूज किया जाता है, जैसे किसी का एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो गया है ना, किडनी फेल हो जाए तो मतलब कि उसके लिए वो सोडियम रिटेंशन करवाता है वो। तो अगर किसी को हाइपोटेंशन हो जाए तो उसमें वो काम आता है। तो वो तो अलग मुद्दा है, उस पर हम ज़्यादा अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि जिस स्टेरॉइड की अभी बात करेंगे हम, ये वो कोर्टिकोस्टेरॉइड है जो कि जनरली इम्यूनिटी, हाइपर इम्यूनिटी को कम करने में यूज किया जाता है, एलर्जी को कम करने में यूज किया जाता है, और जिसका ग्लूकोज और प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म पर भी कुछ न कुछ योगदान है। तो जिसको कोर्टिकोस्टेरॉइड कहा जाता है उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो कोर्टिकोस्टेरॉइड खोजा गया था वो कोर्टिसोन था, और बाद में फिर उसी का डेरिवेटिव हाइड्रोकोर्टिसोन आया, और फिर बहुत सारा प्रेडनिसोलोन आया 1960-50 के दशक में, जो है प्रेडनिसोलोन फिर आ गया। और उसके बाद तो फिर उसका बहुत सारा डेरिवेटिव आजकल निकल गया है, तो आपके पास बहुत सारा स्टेरॉइड मौजूद है। तो अब जो स्टेरॉइड जो है कि जो भी स्टेरॉइड मौजूद है उसको हम लोग कौन कौन श्रेणी में बांटेंगे। तो एक बोलेंगे जो शॉर्ट एक्टिंग है, जिसका कि हाफ लाइफ कम है। हाफ लाइफ का अर्थ होता है कि आप जो किसी गोली को घुसाए स्टेरॉइड को, या तो इंजेक्शन या फिर ये में दिए, तो उसका हाफ लेवल आने में कितना देर में वो आधा खत्म हो जाएगा, मेटाबोलाइज होकर शरीर से निकल जाएगा। तो जिसका शॉर्ट हाफ लाइफ यानी कि जल्दी शरीर से निकल जाता है, तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाएगा। तो शॉर्ट एक्टिंग स्टेरॉइड, कोर्टिकोस्टेरॉइड, फिर इंटरमीडिएट एक्टिंग कोर्टिकोस्टेरॉइड और लॉन्ग एक्टिंग कोर्टिकोस्टेरॉइड, ये 3 श्रेणी में हम विभाजित कर सकते हैं। शॉर्ट एक्टिंग कोर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है, जैसे वो हाइड्रोकोर्टिसोन होता है, वो कम पोटेंट होता है, उसका पोटेंसी कम होता है, यानी उतना ही इफेक्ट के लिए ज़्यादा मिलीग्राम उसको देना पड़ेगा, वो कम पोटेंट हुआ, जैसे हाइड्रोकोर्टिसोन हुआ। उसी ढंग से एक होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग, जो थोड़ा सा ज़्यादा देर तक शरीर में रहता है, वो थोड़ा उससे ज़्यादा पोटेंट होता है। और सबसे ज़्यादा पोटेंट होता है जिसका कम ही डोज ज़्यादा इफेक्ट कर देगा, उसको बोलते हैं लॉन्ग एक्टिंग। तो शॉर्ट एक्टिंग में आपका हाइड्रोकोर्टिसोन आ गया, और इंटरमीडिएट एक्टिंग में आपका आ गया प्रेडनिसोलोन वगैरह। प्रेडनिसोलोन जो आजकल मिलता है, वाइसोलोन, ओमनाकोटिल करके आपको मार्केट में मिलेगा। और उसके अलावा इंटरमीडिएट एक्टिंग में एक ट्राइएम्सोलोन मिलेगा, जिसको केनाकोट का इंजेक्शन या ट्राइकोट के
इंजेक्शन के नाम से मिलेगा। कहीं भी देखिएगा कोई लगा देता है, कहीं भी कुछ भी खुजली हुआ दमा में भी काम देगा, खुजली हर प्रकार के एलर्जी में काम देता है, तो वो लगा देगा। तो एलर्जी क्यों होता है वो भी समझाएंगे, और क्यों साइड इफ़ेक्ट हो रहा है वो भी समझ जाइएगा। लेकिन ये तभी समझ पाइएगा जब आप पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि जब आप अधूरा जानिएगा तो फिर वो आधा ज्ञान जो है ना तो बहुत ख़तरनाक होता है। तो इसीलिए आपको अगर एक बार में नहीं देख पाएँ तो आप बार बार रोक दीजिए, पॉज कर दिए, देख लिए कितना मिनट आप देखें, फिर अगली बार मौका मिले फिर वो उसको उतना ही मिनट से शुरू कीजिए। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो हम बता रहे थे कि लॉन्ग एक्टिंग में, शॉर्ट एक्टिंग में तो आप जान गए हाइड्रोकोर्टिसोन, जैसे कि आपको कोई भी चला देगा इफकॉर्लिन का इंजेक्शन। जनरली देखिएगा डॉक्टर के पास आप जाइएगा तो सबसे पहले वो एक एंटीबायोटिक दे देगा और एक इफकॉर्लिन का इंजेक्शन चला देगा। कुछ भी होगा, मैक्सिमम चीज़ों में काम कर जाता है ये। तो सबसे इफकॉर्लिन जो है वो शॉर्ट एक्टिंग है वो, और उस बहुत ही कम पोटेंसी का है, इसलिए उसका ज़्यादा मिलीग्राम देना पड़ेगा। और उसके बाद आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग, इसमें प्रेडनिसोलोन आ गया और ट्राईएथेनोलोन एसीटोनाइड आ गया। तो ये दो को समझ गए, जिसका कि एग्जाम्पल क्या बताए, कॉमर्शियल नेम में बहुत फेमस है ओमनाकोटिल वाइसोलोन, है ना। और जो है कि और आपका इसमें साथ ही साथ आपको मिथाइल प्रेडनिसोलोन भी इंटरमीडिएट एक्टिंग में ही आएगा। डेफ्लाजाकोड भी लगभग इंटरमीडिएट एक्टिंग में ही आएगा, जो आजकल नया मॉलिक्यूल आया है। और ट्राईएथेनोलोन जो केनाकोड करके गोली आता है या इंजेक्शन आता है, वो भी उसी नाम से आता है। तो ये आप समझ गए। उसके अलावा जो है कि आपको आता है लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में आपको आता है ये बेटनेसोल गोली, बीटामेथासोन रहता है उसमें, और उसके अलावा आपको आएगा डेक्सामेथासोन। तो ये दो चीज़ आता है, तो ये लॉन्ग एक्टिंग हो गया। अब अगर इक्विवेलेंस निकालिएगा तो 25 मिलीग्राम हाइड्रोकोर्टिसोन इज इक्विवेलेंट टू 5 मिलीग्राम ऑफ प्रेडनिसोलोन इज इक्विवेलेंट टू 0.75 मिलीग्राम ऑफ आपका डेक्सामेथासोन। ये तीनों का बराबर है, यानी कि जितना इफेक्ट 0.75 मिलीग्राम यानी 0.25 मिलीग्राम डेक्सोना का गोली जितना काम करेगा, उतना ही काम करेगा 25 मिलीग्राम हाइड्रोकोर्टिसोन और 5 मिलीग्राम वाइसोलोन या ओमनाकोटिल या प्रेडनिसोलोन का गोली। तो ये इक्विवेलेंट होता है। तो ये इक्विवेलेंट डोज आपको याद होना चाहिए। तो हम फिर से बोल देते हैं, 25 मिलीग्राम हाइड्रोकोर्टिसोन इज इक्विवेलेंट टू 5 मिलीग्राम ऑफ प्रेडनिसोलोन इज इक्विवेलेंट टू 4 मिलीग्राम ऑफ मिथाइल प्रेडनिसोलोन इज इक्विवेलेंट टू 6 मिलीग्राम ऑफ डेफ्लाजाकोड इज इक्विवेलेंट टू 4 मिलीग्राम ऑफ या 5 मिलीग्राम ऑफ दिस ट्राईएथेनोलोन एसीटोनाइड इज इक्विवेलेंट टू 0.75 मिलीग्राम ऑफ डेक्सामेथासोन। ये सब इक्विवेलेंट हो गया, मतलब ये इतना मिलीग्राम अगर दीजिएगा तो सबका कॉमन हो गया, इफेक्ट कॉमन हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया कि अलग अलग नाम से मार्केट में मिलेगा, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा दवा है जो कि ओरली नहीं काम करता है। जैसे आप देखते होंगे कि आप कभी भी जैसे दमा उमा होता है, आजकल बहुत यूज करते होंगे, बुडेसोनाइड करके स्टेरॉयड आता है, जो है कि बुडाकोड, और जो है कि ये आपका डुओलिन करके इंजेक्शन जो आप मिला देते हैं नेबुलाइजर वाले फ्लूइड में और वो लेते हैं, तो आपके वो सीधे वो नाक में काम करता है। बहुत सारा लोग जिनको दम्मा है वो इन्हेलर के रूप में लेते हैं, स्टेरॉइड इन्हेलर के रूप में लेते हैं, उसमें फ्लूड्रोकोर्टिसोन रहता है। तो वो सब इंटरमीडिएट एक्टिंग है, तो वो आप लेते। ज़्यादातर जो आप मार्केट में देखते हैं वो अलग ढंग से, तो अलग अलग स्टेरॉइड आता है जो कि बहुत सारे चीज़ों में दिया जाता है। तो आपका नेजल उसका भी आता है, फिर ओरल में सूंघने वाला आता है, स्टेरॉइड का क्रीम आता है, हम लोग स्किन में यूज करते हैं, बहुत सारा स्टेरॉइड का क्रीम आता है। और स्टेरॉइड के क्रीम से भी बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट होता है, वो हम आपको अलग अलग वीडियोज़ में भी बताते रहते हैं, तो वो आप देखते रहते हैं। तो आपको हम बताएं कि स्टेरॉइड का बहुत सारा टैबलेट आता है, इंजेक्शन आता है और क्रीम भी आता है। तो वो हम आपको नाम बताएं और उसका सबका पोटेंसी होता है। तो वो पोटेंसी कैसे होता है वो हम आपको बताएं। और अब हम जो थोड़ी चर्चा करेंगे कि जो है कि ये कैसे काम करता है। स्टेरॉइड जो है आपका काम कैसे करता है, तो ये बेसिकली एंटी एलर्जिक ड्रग है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। तो कभी भी कुछ भी आपके शरीर में जो इम्यूनिटी होता है, इम्यूनिटी भी दो धारी तलवार है। आप कहते हैं कि हमारा इम्यूनिटी बढ़ जाए, तो ये कहना 100% उचित नहीं है, क्योंकि इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़ जाने से ही आपका मृत्यु भी हो सकता है। एक बात और समझ लीजिए
कि इस बात को समझना है कि आपको एक बैलेंस में, इम्यूनिटी को भी बैलेंस में रहना चाहिए, न कम हो न ज़्यादा हो। तो ये होम्योस्टेसिस बहुत ज़रूरी है। और ये होम्योस्टेसिस के लिए आपको प्रॉपर डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम स्टेरॉयड ले रहे हैं और इस बात का चिंता नहीं कर रहे हैं कि हम टहल कितना रहे हैं और हम क्या भोजन खा रहे हैं, तो हमको उससे साइड इफ़ेक्ट होने लगेगा, तो उससे हमको फिर साइड इफ़ेक्ट होने लगेगा। तो ये बैलेंस में जीवन चलता है और शरीर का होम्योस्टेसिस है। हम आपको हर वीडियो में बताते रहते हैं कि एक अंग अगर आपका ख़राब होगा, उसका इफेक्ट दूसरे अंग पर भी होगा। लेकिन कोई भी डॉक्टर जब इलाज करता है तो वो कंसंट्रेट केवल एक ही अंग पर करता है, बाकी चीज़ों को मान के चलता है कि वो ठीक ही होगा। लेकिन किसी में कोई दूसरा अंग भी खराब हो सकता है साथ में। यही कारण है कि एक ही दवा अगर 5 आदमी में चलाइएगा, एक ही स्टेरॉयड 5 आदमी में चलाइएगा, तो पाँचों में एक ही इफेक्ट नहीं होगा। किसी में ज़्यादा होगा, किसी में साइड इफेक्ट हो जाएगा, किसी में इफेक्ट नहीं होगा, वगैरह वगैरह। तो वो निर्भर करेगा कि आप जो है कि उसको किस ढंग से यूज किए हैं और आप अपने शरीर को किस ढंग से बना के रखे हुए हैं, तो इस पर वो निर्भर करेगा। इसलिए आप इम्यूनिटी का एक कंसेप्ट निकाल दीजिए कि आप जो कोई कहता है इम्यूनिटी बूस्टर, तो ज़्यादा इम्यूनिटी हो जाने से आपको बीमारी हो जाएगा। क्योंकि जो साइटोकाइन स्टॉर्म होता है, बेसिकली साइटोकाइन जो शरीर बनाता है, इन्फ्लेमेशन जो कराता है, वो आपके मदद के लिए होता है। वो बेसिकली एक प्रकार का स्ट्रेस रेस्पॉन्स है। स्ट्रेस का मतलब आपका जो जीवन है, यदि किसी स्ट्रेसफुल चीज़ में गया, आपको किसी से लड़ना है, तो आप जैसे जीवन नॉर्मल जीते हैं और किसी से लड़ाई हो जाए, तो लड़ाई हो जाए तो आपके शरीर में कुछ विशेष प्रकार का हार्मोन चाहिए, नहीं तो उस लड़ाई के दौरान आपको ज़्यादा ताकत अचानक लगाना होगा, वो आप ऐसा नहीं ला पाइएगा। इसलिए आपके शरीर में कुछ स्पेशल तत्व दिए हुए हैं भगवान, तो उसी को स्ट्रेस हार्मोन हम लोग कहते हैं, वो स्टेरॉयड होता है। हर आदमी के शरीर में वो स्टेरॉयड इतना निकलता है, नॉर्मली भी निकलता है। आप बाहर से लेते हो अलग बात है, आपका शरीर में नॉर्मली भी सेक्रेशन होता है। और ऐसा माना जाता है कि 5 से 8 मिलीग्राम प्रेडनिसोलोन के बराबर स्टेरॉयड रोज आदमी के शरीर में अर्ली मॉर्निंग में निकलता है। तो ये नॉर्मल सेक्रेशन है, वो ज़रूरी है, क्योंकि आप रोज़ के दिनचर्या में आपको कभी कभी दौड़ना पड़ता है, कभी कभी चलना पड़ता है, रोज़मर्रा का स्ट्रेस है आपको जीवन में, तो शरीर अपना करते रहता है। इसका सिक्रेशन शरीर बढ़ा देता है। जैसे आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन आया, तो इन्फेक्शन से जो लड़ेगा, ये लड़ना भी शरीर के लिए कि इमरजेंसी है, तो लड़ने के लिए शरीर क्या करता है, आपके शरीर में ज़्यादा बैक्टीरिया, फंगस, वायरस घुसा, तो अब ज़्यादा बैक्टीरिया, फंगस, वायरस क्यों घुसेगा वो हम अभी समझाएंगे। क्योंकि आप ज़्यादा चीनी खाइएगा तभी घुसेगा, वो चीनी गिराइएगा तभी चींटी लगेगा। कंगाल के घर में चोरी नहीं होता, हम हर वीडियो में आपको बताते हैं। तो आप ज़रूरत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाए, उसको खर्च नहीं किए, तो आपके शरीर में एक्स्ट्रा हो गया, बाहर का बैक्टीरिया, फंगस, वायरस आपके शरीर में घुसा। तो जब घुसा तो आपके शरीर में जब ज़्यादा मात्रा में शत्रु घुसा, तो आपके का जो इम्यून सिस्टम है उसको लगा नहीं, अरे ज़्यादा मात्रा में इन्फेक्शन है, वो ज़्यादा मात्रा में इन्फ्लेमेटरी सेल्स को आदेश दिया, हर प्रकार का जो प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस है, सेकेंडरी लाइन ऑफ डिफेंस है, टर्सरी लाइन ऑफ डिफेंस है, उस सबको बोल दिया। तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल को बोला कि तुम जाके इंजाइम तैयार करो, है ना, मेटालोपेरोक्सीडेज इंजाइम होता है उसमें, और भी बहुत सारा इंजाइम होता है जो कि वो डायरेक्ट डैमेज करता है, वो डायरेक्ट डैमेज किया उसको, और तो साइटोकाइन रिलीज किया, तो वो आपको वो जा कर के, तो ये काम जो है, ये यहीं पर स्टेरॉयड का रोल होता है। और वो साइटोकाइन निकला और उसके खिलाफ जो है कि शरीर में बहुत सारा ये बन गया। तो लेकिन जो है कि ये आपको, तो ये जो ज़्यादा बन गया, तो इसको मैनेज करके रखता है स्टेरॉयड का, जो ये कोर्टिकोस्टेरॉयड होता है, ये मैनेज करके रखता है। जब भी आपके शरीर में कुछ भी इन्फेक्शन हुआ, तो उसे लड़ने के लिए शरीर इम्यूनिटी बनाया, तो इम्यूनिटी एक कंट्रोल में रहे, ज़रा ज़्यादा बढ़ ना जाए, ये देखना भी आपके शरीर में वही स्टेरॉयड हार्मोन का काम है। और ये एक चीज़ याद रखिए कि इस सब चीज़ का एक लिमिट है। जैसे एड्रिनल ग्लैंड खाली अकेले काम नहीं करता, इसके ऊपर भी एक बॉस बैठा हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, खासकर जो कोर्टिकोस्टेरॉयड जो निकलता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से गाइडेड रहता है, और वो एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH निकालता है, और वो जो है कि उसको कंट्रोल करके रखता है। उसी प्रकार से अगर जो मिनरलोकोर्टिकॉइड इफेक्ट है, जो कि उसका जो आपका वाटर बैलेंस है, शरीर में पानी सही मात्रा में है कि नहीं है, वो मेंटेन रखने के लिए आपको जो, अगर ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाएगा, आपका फ्लूइड कम हो जाएगा, तो ज़्यादा मात्रा में वो फ्लूइड का सिक्रेशन करवाने का काम, सोडियम का सिक्रेशन कराने का काम, और ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करने का काम है आपका मिनरलोकोर्टिकॉइड का। और ये काम देखने के लिए फिर आपका रेनिन एंजियोटेंसिन एक्सिस बना हुआ है। तो मतलब कोई भी चीज़ अकेले नहीं, जैसे आप देखते हैं कि
प्रधानमंत्री है तो उसको नियंत्रित करने के लिए, कार्यपालिका है तो उसको नियंत्रित करने के लिए न्यायपालिका भी है, प्रेस भी है, मीडिया भी है। तो सब एक दूसरे से गाइडेड है। न्यायपालिका भी बहुत ज़्यादा गलत नहीं कर सकता, उस पर भी प्रेशर है मीडिया का, कार्यपालिका का, व्यवस्थापिका का। तो ये सबका प्रेशर रहता है, तो सब पर एक दूसरे का प्रेशर काम करता है। उसी ढंग से शरीर है तो सब पर एक दूसरे का प्रेशर है, और एक भी गड़बड़ाएगा तो फिर वो दूसरे को भी हैम्पर करेगा, वो होमियोस्टेसिस को गड़बड़ाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि आप जब अब भोजन नियंत्रित नहीं करने, रोज़ आपका जितना कैलोरी खर्चा था उससे ज़्यादा आप भोजन करने लगे, और उससे ज़्यादा भोजन करने लगे तो फिर जो है कि आपको शरीर में एक दिन ज़्यादा खाने से बीमारी नहीं होगा। आप रोज़ के रोज़ ज़्यादा खाने लगे तो उससे शरीर चर्बी भी बनाएगा, तेजाब भी बनाएगा, और जहाँ तहाँ छिड़केगा भी एक्स्ट्रा कैलोरी को, जो कि हम हर वीडियो में आपको बताते रहते हैं। तो चर्बी भी जहाँ तहाँ जमा होगा तो आपका स्टेरॉइड का नेचुरल सिक्रेशन हैम्पर होगा, तो उसके चलते आपको जो है कि स्ट्रेस में आपका शरीर अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, तो आपको बहुत सारा दिक्कत होगा। तो हम अभी ये सब चीज़ों को हम अभी बताएंगे, थोड़ा सा रुक करके फिर से डिस्कस करेंगे इसको। आपको हम बता रहे थे कि स्टेरॉइड जो है कि कौन कौन हो गया, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग हम बता दिए आपको। तो शॉर्ट एक्टिंग में हाइड्रोकोर्टिसोन हो गया, इंटरमीडिएट एक्टिंग में प्रेडिसलोन हो गया, डेफ्लाजाकोट हो गया, मिथाइल प्रेडिसलोन हो गया, और जो है कि ट्रांसलोन एसीटोनाइड हो गया, और लॉन्ग एक्टिंग में जो आपका बीटामेथासोन हो गया, और जो है कि डेक्सामेथासोन हो गया। तो ये डेक्सोना का जो इंजेक्शन आप जानते हैं, या फिर बेटनेसोल का गोली आप जानते हैं। तो आपको बता दिए कि 25 मिलीग्राम हाइड्रोकोर्टिसोन इज इक्विवेलेंट टू 5 मिलीग्राम प्रेडिसलोन इज इक्विवेलेंट टू 6 मिलीग्राम डेफ्लाजाकोट इज इक्विवेलेंट टू 4 मिलीग्राम ऑफ मेथाइलप्रेडिसलोन। तो ये आपको समझा दिया, इज इक्विवेलेंट टू 0.75 मिलीग्राम ऑफ डेक्सामेथासोन। ये तो आप समझ गए। तो इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है एंटी एलर्जिक, कोई भी जिसमें एलर्जी ज़्यादा हो जाए उसमें काम करता है। स्टेरॉइड आपको जो लाइफ सेविंग ड्रग है, क्योंकि हर चीज़ में एलर्जी कुछ न कुछ मात्रा में रहता ही है, चाहे आप इन्फेक्शन हो चाहे कुछ हो, उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए एलर्जी बढ़ेगा तभी वो ख़त्म होगा। लेकिन अगर ज़रूरत ज़्यादा एलर्जी बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए स्टेरॉइड देना पड़ता है, तो वहाँ पर काम आता ही है। तो वही हम आपको समझा रहे थे कि ये आपको ये करेगा। दूसरी बात कि आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करेगा, तो इसलिए आपको इन्फ्लेमेशन की वजह से दर्द भी होता है, तो ये बहुत सारी चीज़ों में दर्द के लिए भी दिया जाता है। जैसे कि किसी को प्रोस्टेट कैंसर हो जाए तो लो डोज स्टेरॉइड प्रोस्टेट कैंसर में काम आता है, वो दर्द निवारक की तरह काम करता है। बहुत सारे डॉक्टर कोई मेजर सर्जरी करते हैं उसमें भी स्टेरॉइड देते हैं, इंट्राऑपरेटिव स्टेरॉइड देते हैं, ताकि वो जो है दर्द में कमी आ जाए। स्टेरॉइड आपको बहुत सारा, जैसे बच्चों में हीमोंजिमा हो जाता है उसको भी गलाने में काम आता है। फिर उसके अलावा स्टेरॉइड जो है आपका इडिमा, दिमाग में इडिमा हो जाता है उसको भी कम करने में काम आता है। स्टेरॉइड आपको मेनिंजाइटिस में भी काम आता है, तो बहुत सारे चीज़ों में ये काम आता है। इसलिए डॉक्टर आप देखते होंगे कहीं भी कोई आपका मरीज़ भर्ती होता है तो सबसे पहले डेक्सोना और कोई एंटीबायोटिक अच्छा पिप्जो वगैरह चला देता है। तो अभी देखिएगा कि यही रेजिमेंट चल रहा है, कोई भी कोविड का केस आता है तो एंटीवायरल तो कुछ नहीं दिया जाता, ज़्यादातर उसको एंटीबायोटिक और एंटी फंगल, आजकल तो एंटी फंगल जोड़ने लगा है, हालांकि अभी भी गाइडलाइन में नहीं है। चूँकि गाइडलाइन में एंटी फंगल नहीं था इसलिए ब्लैक फंगस बढ़ रहा था, नहीं तो शुरू से ही हमारा मानना है, आप देखिएगा हमारे रेजिमेंट में जो शुरू से ही हम डाल दिए हैं उसमें एंटी फंगल। तो खैर वो अलग मुद्दा है। तो उसमें लेकिन देखिएगा स्टेरॉइड जरूर होता है, क्योंकि यही स्टेरॉइड लाइफ सेविंग होता है जो कि आपको कोविड से बचाएगा। कोविड में आपको लक्षण क्यों मिलने लगता है? इसलिए क्योंकि आप एक्स्ट्रा चीनी खा के शरीर में तेजाब बनाते हो, तो यानी आप जो शरीर को जैसा बना के रखे हैं कि कोरोना का वायरस आया और ज़्यादा मात्रा में आ गया, क्योंकि आप ज़्यादा मात्रा में चीनी छिड़के हुए थे, आप ज़्यादा मात्रा में चीनी खाते थे, तो आपके शरीर में ज़्यादा आ गया। एक गली में एक डॉग है, वो गली की रखवाली कर देगा, एक गली में 10 डॉग हो जाएगा तो गली के लिए मुसीबत हो जाएगा। गली में डॉग कब बढ़ेगा? जब ज़्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थ कचरे के डब्बे में रखने लगे। जब हम ज़्यादा चीनी खाएंगे तो हमारे शरीर में, हमारे नाक के सिक्रेशन में ज़्यादा चीनी जाएगा। सब डॉक्टर खून के न चीनी जांच करेगा तो बोलेगा नहीं आपको डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन आपके पसीने में कितना चीनी है ये जांचने का कोई मशीन नहीं आया। आपके नाक के सिक्रेशन में कितना चीनी है ये जांचने का कोई मशीन नहीं आया। तो जब आप ज़्यादा चीनी खाइएगा, उसको खर्च नहीं कीजिएगा, तो आप खाली मोटा के धौंस नहीं होइएगा, कुछ चीनी को शरीर जहाँ तहाँ छिड़केगा तो आपके पसीने में चीनी छिड़का जाएगा, तो ज़्यादा मात्रा में कोरोना आ जाएगा आपके शरीर में। क्योंकि सब वायरस बैक्टीरिया तो सब हवा में है। आजकल तो अब आ गया शोध में कि ये एरोसोल से ट्रांसमिट होता है, ये ड्रॉपलेट वाला कंसेप्ट खत्म हो गया। तो अब तो बोल रहा है कि 10 मीटर 50 मीटर तक भी जाता है वायरस। तो खैर उस पचड़े में मत पड़िए, वो तो हम आपको शुरू से ही बोल रहे हैं
कि आप उस ढंग से मास्क वगैरह से नहीं, आप जो है कि, लेकिन मास्क लगाना है क्योंकि ये कानून है इसलिए लगाइए, लेकिन हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन तो ज़रूर दे देगा। तो आप जो आप लगाए तो वायरस अंदर गया और अंदर जाके वो इन्फ्लेमेटरी जो है कि, चूँकि आपके शरीर में वायरस ज़्यादा मात्रा में गया क्योंकि आप ज़्यादा चीनी खाते थे, ज़्यादा गया, तो उसी अनुपात में इन्फ्लेमेशन भी हुआ। उसी अनुपात में चूँकि आप ज़्यादा वायरस लीजिएगा तो मारने के लिए जब ज़्यादा चोर रहेगा तो जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा मात्रा में जो है कि शत्रु भी आपको उसको मारने के लिए ज़्यादा मात्रा में पुलिस भी चाहिए, ज़्यादा मात्रा में फोर्स भी चाहिए। तो आप ज़्यादा मात्रा में वायरस को इनहेल किए, और इनहेल तो उतना ही किए लेकिन वो ज़्यादा मात्रा में स्टिक कर गया, चूँकि आप ज़्यादा चीनी खाते थे तो ज़्यादा मात्रा में पहुँचा। तो शरीर में जो होम्योस्टेसिस को ऐसा लगा, सेंसर को लगा कि अरे ज़्यादा मात्रा में आया, तुरंत इम्यूनिटी ज़्यादा मात्रा में साइटोकाइन बनाया, और जब ज़्यादा मात्रा में बना तब जो लड़ाई शुरू हुआ पुलिस और चोर के बीच में, तो क्या हुआ, अगल बगल का नॉर्मल पब्लिक भी मरा। अब इजराइल और फिलिस्तीन का लड़ाई हुआ तो क्या हुआ, गाजा पट्टी से भी बम चला, उधर से भी चला, तो क्या हुआ, नॉर्मल पब्लिक भी मरा। तो नॉर्मल पब्लिक भी मरा और इतना ज़्यादा ना लंग डैमेज हो गया कि आपको भयंकर निमोनिया हो गया। तो वो आपको डैमेज कर दिया लंग को, तो आपको बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होने लगा। और इतना ज़्यादा दिक्कत होने लगा कि 80% अगर अल्वियोलाई डैमेज हो गया, जो 40 करोड़ अल्वियोलाई रहता है एक एवरेज एडल्ट में, तो आप सोचिए कि आपका करीब 30 करोड़ रुपया, 30 करोड़ डैमेज हो गया, तो 10 करोड़ बचा। तो आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगा, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो गया, तो आपको ये उसके चलते आप मर गए। लेकिन उस समय आपको सबसे बड़ा रामबाण क्या होगा, आपका स्टेरॉयड, क्योंकि स्टेरॉयड क्या करेगा, सारे इन्फ्लेमेशन को रोक देगा। यानी आपके शरीर में जो अचानक इन्फ्लेमेशन शुरू हुआ है इसको रोक देगा, इसको रोक देगा। और स्टेरॉयड जो रोकता है वो इन्फ्लेमेशन का भी अलग अलग चक्र है, प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है, उसका पाथवे है। ये क्या करता है, सबसे मूलभूत प्रोसेस को ही रोक देता है, यानी कि ये समझिए जड़ ही काट देता है। तो स्टेरॉयड से आपके इन्फ्लेमेशन को सबसे तीव्रता से आप दबा सकते हैं। अभी जो बहुत सारा देखिएगा टोसिलीजिमाब वगैरह आया है, तो ये सब रिसेप्टर लेवल पर काम करता है, चाहे एनसैड्स वगैरह नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो आता है, उसमें देखिएगा वो स्टेरॉयड नहीं रहता है, बट वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो वो किसी खास जो उसका पार्ट है जो आगे चल करके अलग अलग कामों के लिए, अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशन के लिए जिम्मेदार होता है, तो वो अलग अलग चीज़ों को रोकता है। तो उससे साइड इफेक्ट कम होता है, लेकिन स्टेरॉयड लीजिएगा तो चूँकि पूरे को ब्लॉक कर देगा, इसलिए उसका साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है। क्योंकि आपके लिए जो इन्फ्लेमेशन है वो ज़रूरी है, और अगर इन्फ्लेमेशन को ज़्यादा कम कर दीजिएगा तो क्या होगा कि कोई भी बाहरी इन्फेक्शन से आपका शरीर लड़ नहीं पाएगा, तो जो है कि आपको छोटा मोटा चीज़ भी डैमेज करने लगेगा। यानी कि अगर सपोज कीजिए कि आप कहे कि हमको कुत्ता, एक गली में एक डॉग है तो उससे रखवाली हो जा रहा है, अब एक गली में 10 डॉग हो गया तो उससे आपको न्यूसेंस होने लगा, आप क्या किए, सब कुत्ता को मार दिए। तो सब कुत्ता को मार दीजिएगा तो क्या होगा कि उस गली में जो छोटा मोटा चोर भी था वो भी चोरी करने लगेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि एक भी तो कुत्ता है ही नहीं, कोई भौंकने वाला है ही नहीं, देखने वाला है ही नहीं। तो वो चीज़ है, तो आपको बैलेंस रहना चाहिए। तो आप स्टेरॉयड ज़्यादा ले लिए तो क्या होगा कि आपका इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो अब जो नॉर्मली आपको दिक्कत नहीं करता था, जो चोर नॉर्मली आपको दिक्कत नहीं करता था, आप क्या किए कि पूरे पुलिस में मार दिए, क्योंकि आपको लगता था इसी पुलिस से न्यूसेंस होता है, पुलिस को मार दिया। और जब पुलिस को मार दिया तो क्या होगा कि छोटा मोटा चोर जिसका बिल्कुल हिम्मत नहीं होता था, वो पुलिस का खाली ड्रेस देख करके ही दूर हटक जाता था, अब वो भी आपको डैमेज करने लगेगा। तो आपके चमड़े में कुछ नॉर्मल बैक्टीरिया और फंगस भगवान दिया है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल कोमेंसल। ये खाली आपके चमड़े में नहीं है, आपके सांस के नली में भी। तो हम लोग जो बोलते हैं ना कि बैक्टीरिया को ख़त्म कर देना, आप जो प्रचार देखते हैं कि बिल्कुल हाथ धोना है, ये करना है, सब बैक्टीरिया को मार देना है, ये प्रचार आपके लिए भ्रामक प्रचार है, क्योंकि ये साइंटिफिक नहीं है। क्यों साइंटिफिक नहीं है? क्योंकि ज़्यादा आप सैनिटाइजर यूज कीजिएगा तो उससे क्या होगा, आपके चमड़े का जो नॉर्मल कोमेंसल है वो भी मर जाएगा। तो उसके चलते क्या होगा, फिर आपको जो वो एक्चुअली फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है, तो वो गली के कुत्ते के समान चीज़ है वो, कि आपके सबसे पहले कौन लड़ता है, वही लड़ता है। कि सबसे पहले जो आपके नाक में जो नॉर्मल कोमेंसल रहता है, नॉर्मल बैक्टीरिया फंगस वायरस है वो, यानी लाभदायक बैक्टीरिया फंगस वायरस है, वो सबसे पहले लड़ेगा। कोई भी चीज़ आएगा सबसे पहले वही हैंडल करेगा आपको, तो बहुत सारी चीज़ों को तो वही मार देगा। लेकिन जब आप ज़्यादा मात्रा में चीनी खाने लगिएगा और आप ज़्यादा मात्रा में कैलोरी लेने लगिएगा और उसको आपका शरीर खर्च नहीं कर पाएगा,
तो अब ये होम्योस्टेसिस गड़बड़ाने लगेगा क्योंकि वैसे केस में ये एक तो नॉर्मल कमेंसल बढ़ जाएगा और फिर बहुत सारा प्रकार का ऑर्गेनिज्म आने लगेगा, है ना। तो फिर वो आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। क्योंकि और जब ज़्यादा मात्रा में चीनी खाएगा, जाहिर सी बात है प्रोटीन कम खाइएगा तो आपका जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर होगा। इम्यूनिटी कमज़ोर होगा तो हम लोग बोलते हैं कि इम्यूनो बूस्टर दे दो। नहीं, ऐसा कोई इम्यूनो बूस्टर नहीं हो सकता। हम लोग जो मेडिकल साइंस में पढ़ते हैं तो ऐसा कुछ करके मेडिकल इम्यूनो बूस्टर करके कुछ नहीं होता है, ऐसा है ना। इम्यूनो बूस्टर करके कुछ नहीं, इम्यूनो मॉड्यूलेटर करके दवा आता है। इम्यूनो बूस्टर करके कोई दवा नहीं आता कि इम्यूनिटी बूस्टर कर दे, वैसा करके कोई दवा नहीं आता है। तो ये आपको जनरली आपको बेचने के लिए आपको भ्रामक प्रचार बना करके वैसा बेचता है वो लोग कि इम्यूनो बूस्टर दवा है। क्योंकि आप अगर ये कंसेप्ट ही गलत है इम्यूनो बूस्टर, क्योंकि ज़्यादा इम्यूनिटी होने से तो आपको साइटोकाइन स्टॉर्म हुआ और ये इसलिए हुआ क्योंकि आप ज़्यादा मात्रा में इन्फेक्शन आ गया। इन्फेक्शन ज़्यादा मात्रा में इसलिए आया क्योंकि आप जो भोजन जो करते थे उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर ये का इसका बैलेंस आप मेंटेन नहीं किए और जितना आप कैलोरी खर्च करते थे वो बैलेंस उतना ही लेना चाहिए था आपको, वो मेंटेन नहीं हुआ। जितना देर रोज़ टहलना चाहिए था वो आप मेंटेन नहीं किए, तो उसकी वजह से आप स्टेरॉइड और डॉक्टर आपको स्टेरॉइड लिखा, आपको साइटोकाइन स्टॉर्म हुआ, आप डॉक्टर स्टेरॉइड लिखा और स्टेरॉइड चलाते गया तो 10 दिन 15 दिन चला दिया तो और आपका शरीर में पहले से प्रोटीन कम था, आप पहले से गड़बड़ भोजन खाए हुए थे, आपको पहले से डायबिटीज़ भी हो गया था गलत भोजन खाने से। गलत भोजन से डायबिटीज़ कैसे होता है हम अभी समझाएंगे। तो उसके चलते क्या हुआ कि आपको जो है कि ब्लड शुगर का नॉर्मल कंट्रोल भी आपका ख़राब है, तो और ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज यहाँ पर जा रहा है। तब क्या होगा कि आपका इम्यूनिटी भी ख़त्म कर दिया स्टेरॉइड दे करके। तो उसके वजह से क्या होगा कि आपको कोई भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जब आप बहुत कमज़ोर होते हैं तो जिसका नॉर्मली आपके सामने आंख दिखाने का कोई औकात नहीं है वो आदमी भी आपको आंख दिखाने लगेगा। जब आप देखिएगा, जब आप बहुत कमज़ोर पड़ जाइएगा तो जो आपसे बिल्कुल आपसे 10 फीट दूर भागता था वो आदमी भी आपको मुंह पर जवाब देने लगेगा। वही चीज़ होता है। तो जब आप बहुत कमज़ोर पड़ते हैं तो ये फंगस, जो ब्लैक फंगस, ये सबका कोई औकात नहीं है। जो हेल्दी आदमी के लिए ये ब्लैक फंगस कुछ है ही नहीं। इसको अपने हाथ में रख लेंगे वो कुछ नहीं करेगा, हमको ये कुछ करेगा ही नहीं। लेकिन वही जिसको बहुत दिन तक स्टेरॉइड चलाया, जो उसको पहले से डायबिटीज़ है, यानी डायबिटीज़ है मतलब जो बहुत दिन से गलत भोजन किया है और सुधरने को भी तैयार नहीं, क्योंकि डॉक्टर उसको डायबिटीज़ का गोली लिख दिया, उसको लगता है कि गोली रामबाण है, ज़िंदगी भर दवा खाना है। नहीं, वो डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा आपका, बशर्ते कि आप भोजन बदलिए। लेकिन चूंकि डॉक्टर नहीं सिखाता इसलिए वो बदलता नहीं और इसलिए वो ठीक नहीं हो पाता। तो इसीलिए वो फिर स्टेरॉइड के चंगुल में पड़ जाता। उसको जितना सीवियर होता है वो स्टेरॉइड के चंगुल में पड़ गया। अब लीजिए, अब स्टेरॉइड को फिर उसके म्यूकरमाइकोसिस पकड़ा। अब उसको जो म्यूकरमाइकोसिस पकड़ेगा तो चूंकि उसके शरीर में चीनी का भंडार है और सालों साल से जमा किए हुए है, तो एक बार जो म्यूकरमाइकोसिस ग्रो करेगा इतना ना ग्रो कर देगा कि आँखिया को बाहर कर देगा, पूरा सड़ा देगा। तो डॉक्टर बोलेगा अब इसको निकालना होगा, पूरा का पूरा ऑपरेशन करके निकालेगा बल्क तभी जा करके, क्योंकि वहाँ तक दवा भी काम नहीं करेगा। फिर क्यों दवा नहीं काम करेगा? क्योंकि वो जो फंगस है ना वो सबसे पहले खून का नली को ब्लॉक करता है, क्योंकि वो खून का नली ब्लॉक कर करके कोई भी दवा को आने नहीं देता, थ्रोम्बोसिस करा देता है वो। तो इस ढंग से वो ग्रो करते जाता है और जो है कि वो बढ़ते जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि इस प्रकार का जो चीज़ होता है वो होता है। और तो इस ढंग से जो है आपको ये डैमेज करता है स्टेरॉइड। तो स्टेरॉइड लेकिन अगर नहीं भी दीजिएगा तो भी आदमी मर जाएगा, है ना। बहुत सारा चीज़ में अगर स्टेरॉइड नहीं दीजिएगा, जैसे किसी को भयंकर कोरोना हुआ तो अगर स्टेरॉइड नहीं दीजिएगा तो मर जाएगा। लेकिन हाँ, स्टेरॉइड अगर आपको देना है तो साथ में एंटीबायोटिक भी देना होगा, अच्छा, साथ में एंटी फंगल भी देना होगा उसको, अच्छा, साथ में उसको एंटीवायरल भी देना होगा उसको, अच्छा, और साथ में उसको जो है कि ये उसका भोजन भी बदलना होगा। तब जा कर के स्टेरॉइड से आपको दिक्कत नहीं होगा। और स्टेरॉइड को कोशिश करना है कि 2 से 3 हफ्ते में आपको ख़त्म कर देना है। और अगर आपको डायबिटीज़ पहले से है तो स्टेरॉइड दीजिएगा तो आपका ब्लड शुगर इरेगुलर हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उसको भी आपको मैनेज करना है। उसके लिए उसी अनुपात में आपको इंसुलिन अगर देना है, इंसुलिन नहीं तो दवा का डोज बढ़ा देना है, और उसी अनुपात में मरीज़ को टहलना बढ़ा देना है। तो इस ढंग से अगर कीजिएगा तो स्टेरॉइड आपके लिए कभी भी जो है कि ख़राब नहीं साबित होगा। तो इसीलिए याद रखिए, स्टेरॉइड को ख़राब इसलिए होता है क्योंकि उसका आप ख़राब यूज करते। इस धरती पर कुछ भी चीज़ बुरा नहीं। आपको जान के आश्चर्य होगा, कल जो 20 मई था, आज हम उस पर वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि पूरा चीज़ हमको और भी कुछ जानना है, उस पर वीडियो बनाएंगे हम आपको। 20 मई को वर्ल्ड
बीज डे था, हनी बीज डे था, यानी कि जो है कि विश्व मधुमक्खी दिवस था। अब जो आपको पता जान के आश्चर्य होगा कि ये सोना से भी महंगा है, जो उसका डंक होता है, जो पॉइजन होता है मधुमक्खी में, उसको उस सोना से भी महंगा है। लेकिन उसको अगर आप निकाल लें तो बहुत सारे बीमारी को ठीक करता है, खासकर गठिया वगैरह को ठीक करता है वो। तो वो चीज़ है। तो आप तो कोई भी दवा क्या है, वो तो समझिए कि पॉइजन का अगर कम डोज में यूज़ कीजिएगा वो दवा हो जाएगा। जैसे बोटुलिनम एक बैक्टीरिया है जो कि टॉक्सिन है, जो बैक्टीरिया से निकलता है। अब ये टॉक्सिन वैसे तो आदमी को मार सकता है, फूड पॉइजनिंग कराता है, लेकिन ये बोटुलिनम टॉक्सिन को लोग यूज करते हैं कि बोटॉक्स का इंजेक्शन लगता है जिसमें झुर्री खत्म हो जाता है। तो आप कोई भी जो पॉइजन है ना, उसको आप लो डोज में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, एज ए ड्रग के रूप में यूज कर सकते हैं। तो वही चीज़ हम बता रहे थे। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ भी ऐसा ही है, आप अगर उसको जुडिशियसली यूज कीजिएगा तो आपके लिए रामबाण काम करेगा और बहुत सारे मुसीबतों से आपको बचा लेगा। लेकिन याद रखिए, हर चीज़ का एक लिमिट होता है। अभी चर्चा चल रहा था कि लोग वैक्सीन लेने के बाद भी मर जा रहे हैं। डॉक्टर क्यों मर रहे हैं? इसलिए मर रहे हैं। अब तो हम देखिए वो वीडियो हम हालांकि बनाए हुए हैं पहले से भी कि कोरोना सिंपल सर्दी बुखार है, क्यों मर जाते हैं लोग। लेकिन चूँकि हमारा वीडियो यूट्यूब हटा देता है, क्योंकि हम बहुत सारा चीज़ अंदर दूर तक जब पहुंच जाते हैं ना, तो फिर पूंजीवाद के खिलाफ हो जाता है बात वो। तो चूँकि वैक्सीन बेचना है, तो वास्तव में सच्चाई तो यही है कि सब दवा बेचना है, वैक्सीन बेचना है। तो अब कहीं ना कहीं उन शक्तियों को गंवारा नहीं होता ये सब चीज़। इसलिए हमारा वीडियो 2-3 बार हटा चुके हैं, हमको थ्रेटनिंग भी मिल चुका है, इसलिए हम ज़्यादा बहुत अंदर तक नहीं जा पाते आपको बात को समझाना। आजकल थोड़ा सा मेंटेन करने लगे, क्योंकि हमको लगता है कि अगर हमको यूट्यूब से बिल्कुल हटा देगा तब तो हम आपको ये बात पहुंचा भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए चलिए ठीक है, वो पैसा कमा रहा है तो क्या बुरा है, क्योंकि पैसा, उसी पैसा के बदौलत तो यूट्यूब खोला है जिसके थ्रू हम आप तक ये पहुंचा पाते हैं बात को। तो चलिए उतना भी मत सोचिए। तो हम वही चीज़ बता रहे थे आपको कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड को जुडिशियसली यूज़ कीजिएगा तो आपको लाइफ सेविंग ड्रग हो जाएगा, लेकिन हम लोग जुडिशियसली यूज़ नहीं करते। तो अब आपको थोड़ा सा हम ओवरव्यू दे देते हैं, जो कि हम हर वीडियो में बताते हैं। तो कि कुछ लोग जो हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आएगा कि ज़्यादा भोजन से बीमारियों का क्या रिश्ता है। तो उसको समझ लीजिएगा तो आपको स्टेरॉइड को समझने में थोड़ा सा आसानी और हो जाएगा, और ये भी समझ में आ जाएगा कि क्यों जो ओवर स्टेरॉइड से यूज से क्यों आखिर ब्लैक फंगस होता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो इतना तो आप भी जानते हैं कि हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है। तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी कभी भी किसी को भी कहीं भी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता। और ये चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, ये 1 लाख मरीज देख करके हम अपने अनुभव से निकाले हैं, और इसी को हम नाम दिए हैं होलिस्टिक हेल्थ फिलॉसफी। ये जो है कि समग्र स्वास्थ्य दर्शन है, समग्र स्वास्थ्य चेतना का नाम दिए हैं। तो ये हमारा अलग तरीका है बीमारी को ठीक करने का। तो खैर, उसको कोई भी आदमी बीमार कोई क्यों पड़ेगा? क्योंकि उसका भोजन गलत होगा, क्योंकि हमारा शरीर तो भोजन से ही बना है। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता है। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, जो आदमी 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए, और एक वो आदमी जो 8 घंटा खाली ऑफिस में बैठ कर ऑफिसरगिरी करे, ये दोनों आदमी का भोजन बराबर कैसे हो जाएगा? लेकिन अगर हम दोनों को बराबर भोजन देंगे तो दोनों बीमार पड़ेगा। एक गाड़ी जिसको 3 किलोमीटर चलाना हो, एक गाड़ी जिसको 300 किलोमीटर चलाना हो, क्या दोनों बराबर डीजल भरिएगा? तो जब उस समय बुद्धि खुल जाता, खाने के टाइम में बुद्धि कहाँ जाता? हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि इस धरती पर किसी को कोई भी रोग हुआ, चाहे डायबिटीज हो, कि कोरोना हो, कि कैंसर हो, कि मिर्गी हो, कि पथरी हो, कि स्किज़ोफ्रेनिया हो, कि जो है कि कोई भी बीमारी हो, बीमारी क्यों हुआ? क्योंकि उसका भोजन गलत था। यानी अगर हम भोजन बदल दें तो दुनिया का हर बीमारी हम जड़ से ठीक कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये सुनने में लगता है बहुत सिंपल बात, लेकिन है बहुत बड़ी बात। इसका रिपरकशन बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये इस बात की ताकीद करता है कि अगर कोई आदमी खुद अपने गलत भोजन से बीमार हुआ, यानी कि अगर भोजन बदल दे तो ठीक भी हो सकता है। यानी बीमारी को ठीक करने का हथियार हम मरीज़ को सौंप दिए, यानी कि डॉक्टर के चंगुल से वो निकल गया। वो अपने बीमारी का निर्माता निर्देशक खुद हो गया, और ये बात वो समझ गया। यानी भोजन बदल के दुनिया का हर बीमारी को हम जड़ से ठीक कर सकते हैं, और बिना भोजन बदले दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। तो ये पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, किसी को बीपी हो, चीनी हो, गठिया हो, दम्मा हो, मिर्गी हो, पथरी हो, बवासीर हो, मानसिक गड़बड़ी हो, दांत का समस्या हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, कोरोना हो, कैंसर हो, ये सब बीमारी क्यों होता है? एलर्जी के चलते। कोरोना का निमोनिया क्यों होता है? एलर्जी के चलते।
ये म्यूकरमाइकोसिस क्यों होता है? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता है? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। हमारे खून में इंसुलिन क्यों बढ़ जाता है? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। चीनी का मतलब है चलना। यानी दूसरा पॉइंट आपको मिल गया कि इस धरती से कोई भी बीमारी खत्म करना है तो बंद एक ही चीज़ करना होगा, वो है चीनी। लेकिन कोई भी आदमी चीनी कैसे छोड़ेगा जब तक उसको यही नहीं पता हो कि चीनी है क्या? फिर तो वो चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगेगा, जबकि दोनों तो एक ही चीज़ है। किसको कहते चीनी? जो कि हमारे लिए भी जहर हो गया। क्यों? हमको कोई डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी चीनी हमारे लिए जहर है। क्यों? क्योंकि हम भी अब 8 घंटा कुदाल नहीं चलाते खेत में, हम भी अब 8 घंटा पीठ पर बोझा नहीं ढोते, हम भी अब 8 घंटा नहीं पैदल चल के 24 घंटा में 3 ही घंटा पैदल चलते। इसीलिए अगर हम भी चीनी खाएंगे तो हम भी 10 बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। लेकिन ये चीनी हमारे परदाना के लिए जहर नहीं था, क्योंकि हमारा परदाना 8 घंटा कुदाल चलाता था खेत में, वो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोता था, वो 8-8 घंटा पैदल चलता था, वो कुछ भी खा सकता था। अगर हम उतना मेहनत करते तब तो हम कुछ भी खा सकते, लेकिन अगर उतना मेहनत नहीं करते तब ये चीनी हमारे लिए जहर हो जाएगा। किसको कहते चीनी? ये जानना जरूरी है, क्योंकि हर चीनी मीठा नहीं होता और हर मीठा चीज़ चीनी नहीं होता। ये खाने में आपको मीठा लगेगा, लेकिन ये चीनी नहीं है, शुगर फ्री है। लेकिन समोसा खाइएगा आपको तीखा लगेगा, लेकिन भयंकर चीनी है। बाहर में मैदा का चीनी स्टार्च, अंदर में आलू का चीनी स्टार्च। किसको कहते चीनी? ये जानना जरूरी है। किसको कहते चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज, और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छुहारा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूछ का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा बात बराबर है। 1 चम्मच चीनी खाना थोड़ी बुरा है, भगवान तो खाने के लिए बनाया, लेकिन धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। यानी अगर 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। अगर आप एक दिन में 10 रोटी खाना चाहते हैं तो 1 रोटी में इतना कैलोरी है कि उसको जलाने में आपको कम से कम चलना होगा। 10 रोटी अगर खाएँ तो 10,000 कदम चलना भी होगा। आप खाए और चल दिए तो काहे का बीमारी होगा? आप गाड़ी में डीजल भराए गाड़ी चला लिए तो उससे थोड़ी दिक्कत होगा, लेकिन वही डीजल कश्मीर से कन्याकुमारी घुमा देगा, नहीं तो वही डीजल जला के राख भी कर देगा। आपको 2 ही किलोमीटर गाड़ी चलाना है तो फुल टंकी डीजल क्यों भरिएगा? यदि आपको 2 ही किलोमीटर रोज चलना है तो आप काहे चीनी खाइएगा? आप खाए और खर्च नहीं किए तो बीमारी हो जाएगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम। हम एक दिन में 10 रोटी खाए, 4 गो आलू खाए, 5 गो मीठा फल खाए, दूध खाए, मैदा खाए, 5 गो 10 कप चाय पिए, तो ये सब के बदले हमको 30-40 हज़ार कदम चलना चाहिए था। लेकिन ये सब खा के हम 2 ही हज़ार कदम चले तो हमको बीमारी हो जाएगा, क्योंकि हमारा खर्चा था 2000 कैलोरी, हम रोज़ खाए 4000 कैलोरी। तो ये जो 2-2 हज़ार कैलोरी हम रोज़ के रोज़ खाएंगे, एक दिन ज़्यादा खाने से बीमारी नहीं होता, लेकिन अगर हम ये घरगत रोज़ के रोज़ करेंगे तो एक दिन पाप का घड़ा भर जाएगा और हमको बीमारी हो जाएगा। तो शरीर एक्स्ट्रा चीनी को करेगा क्या? या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग। एक्स्ट्रा चीनी को शरीर या तो चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का अलग अलग रोग, यानी तो उस एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का रोग। धन का 3 हसर होता, धन है तो भोग लो, नहीं तो दान कर दो, नहीं तो नाश होना तय है। आप जो शरीर में चीनी घुसा है उसका 4 व्यंजन होगा, या तो खा के जला दीजिए बीमारी नहीं होगा, लेकिन जलाना बड़ा मुश्किल है, जलाना बड़ा मुश्किल है। अगर हम 1 घंटा भाषण दें या फिर हम 1 किलोमीटर पैदल चलें, हमारे शरीर का केवल 50 कैलोरी ही खर्च होगा, लेकिन इतना छोटा मात्र एक चिनिया केला 60 कैलोरी देगा, एक समोसा 160 कैलोरी देगा, एक रोटी 70 कैलोरी देगा। सोचिए, और गलती से एक पराठा खा लिए तो 120 कैलोरी देगा। 1 कैलोरी को खर्च करने में 22 कदम चलना पड़ता है, तो एक पराठा को गलाने में 120 गुना 22 यानी 2500 कदम चलेंगे तो 1 पराठा गलेगा। सोचिए हम 4 पराठा खा लिए तो 4 गुना 25 कितना हो गया, यानी हमको 10,000 कदम चलेंगे तो 4 गो पराठा गलेगा। सोचिए खाना कितना आसान है, उसको खर्च करना कितना मुश्किल है। तो हम खाएं तो हमको खर्च भी करना होगा। एक आदमी अगर बिल्कुल मेहनत नहीं करे तो क्या उसका खर्चा नहीं है? उसका भी खर्चा है, क्योंकि 1400 कैलोरी, उसको क्या बोलते हैं बेसिक मेटाबॉलिक रेट, क्योंकि उसका हृदय धड़क रहा है 1 लाख बार रोज उसका दिमाग काम कर रहा है, एक सेल काम कर रहा है, तो इसमें कैलोरी खर्च हो रहा है। तो इसमें कितना खर्च हो रहा है? 1500 कैलोरी। और अगर कोई आदमी 1 घंटा रोज टहलता भी है तो 300 कैलोरी और जोड़ दीजिए 1 घंटे चलने में। और अगर कोई महिला घर में झाड़ू पोछा बर्तन और ऑफिस में भी काम करे तो एक पूरे दिन भर में एक्स्ट्रा कैलोरी कितना खर्च करेगी? 1500 के अलावे वो खर्च करेगी 200 और जोड़ दीजिए। अगर कोई सर्जन 9 बजे सवेरे से लेकर के 5 बजे शाम तक खड़ा रह करके ऑपरेशन करता है तो 1 घंटे में कितना कैलोरी खर्च करेगा? करीब 100 कैलोरी।
तो आप तो दिन भर में आप समझिए 200 कैलोरी खर्च किए अलग से, तो 1500 कैलोरी खर्च हुआ, प्लस 200 प्लस 1 घंटा आप टहलते भी है तो 300, तो आपका खर्चा टोटल कितना हुआ? 2000 कैलोरी। लेकिन आप जोड़ के देखिएगा कि अगर आपको बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, कोरोना, कैंसर कुछ भी हुआ है, छाही, पिंपल कुछ भी हुआ है, इसका मतलब है कि आप रोज के रोज 4-4, 5-5 हज़ार कैलोरी खाए हैं, तो वो 2000 कैलोरी एक्स्ट्रा खाए, एक दिन खाइएगा तो दिक्कत थोड़ी होगा। लेकिन अगर रोज के रोज ये गलती कीजिएगा तो एक दिन पाप का खरा बढ़ेगा। तो शरीर एक्स्ट्रा कैलोरी को क्या करेगा? या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का अलग अलग रोग, अने तो उस एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का रोग। अगर उसको एक्स्ट्रा चीनी को चर्बी बना के तोंद में जमा कर दिया, हम रोज 10 गो रोटी, 4 गो आलू, 5 गो मीठा फल और आधा किलो दूध पीते थे, तो इसके बदले हमको 20-30 हज़ार कदम चलना था, लेकिन इसके बदले हम 2 ही हज़ार कदम चले, तो ये गलती हम सालों साल किए, तो चर्बी तोंद में जमा हो गया। कोई बात नहीं, दर्जी कपड़ा बढ़ा के हमारे तोंद को ढक देगा, हमारा तोंद कितना लंबा हो जाएगा, उससे क्या हर्जा होगा? कोई हर्जा नहीं। हम चलेंगे तो तोंद डगमगा के चलेगा, तोंद निकलने से कोई हर्जा नहीं होगा। हमको लगेगा सब आदमी का तो तोंद निकला हुआ है, तो क्या दिक्कत है? लेकिन अगर चर्बी तोंद में नहीं, अगर बाह में भी जमा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, गाल में भी जमा होगा कोई भी दिक्कत नहीं। कि देखिए किसी किसी को आंख के पास चर्बी जमा हो जाता है, उसको जेंथेलेस्मा बोलते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर चर्बी तोंद में नहीं जमा होकर गलती से खून की नली में जमा हो जाए, तब आप लफड़े में पड़ जाइएगा। जो खून की नली इतना चौड़ा था अब वो संकरा हो जाएगा। हार्ट चूंकि देखिए इतना चौड़ा था वो संकरा हो गया, हार्ट बेचारे को संकरे नली से खून भेजना होगा, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते बीपी का बीमारी, हाइपरटेंशन। चर्बी अगर हार्ट के नली में जम जाए, कोरोनरी आर्टरीज में, तो हार्ट अटैक हो जाएगा, धड़कन का बीमारी, सीढ़ी चढ़िएगा हांफने लगेगा। दिमाग के नली में चर्बी जम जाए, सेरेब्रल आर्टरीज में, तो लकवा मार देगा। ओवरऑल दिमाग में चर्बी जम जाए तो क्या होगा? ओवरऑल दिमाग में चर्बी जम जाए तो बेचैनी, घबराहट, अधिकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन। चर्बी यहाँ जम जाए तो थायराइड का बीमारी। लैरिंग्स में चर्बी जम जाए तो खराटा शुरू हो जाएगा, सोए सोए दम फूलेगा। लीवर में चर्बी जम जाए तो फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जम जाए तो डायबिटीज। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जम जाए तो मासिक अगर बड़ी धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास चर्बी जम जाए तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्रनली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब फैलासा नहीं होगा, बार बार यूटीआई। किसी नस में चर्बी जम जाए तो नस का झनझनी। चर्बी यहाँ जम जाए तो किडनी उड़ेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर देंगे तो शरीर का हर अंग त्राहिमाम करने लगेगा, उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। ये तो एक नुकसान हुआ। शरीर चीनी से खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाता। इस चर्बी जमने से हमको क्या क्या बीमारी हुआ? हम रोज जो 10 रोटी खाए, 5 गो आलू खाए, 4 गो मीठा फल खाए, दूध खाए, मैदा खाए और 5 कप चीनी डाल के चाय पिए, तो ये सब के बदले हमको 30,000 कदम चलना था, लेकिन ये सब के बदले हम केवल 2 ही घंटा चले। तो ये सब के बदले हम 2 ही घंटा चले, तो ये चर्बी बन के हमको क्या क्या बीमारी दिया? हमको बीपी दिया, चीनी दिया, थायराइड दिया, हार्ट अटैक दिया, लकवा दिया, और हमको फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर दिया, और दुनिया का सारा मानसिक रोग दिया, बेचैनी, घबराहट, एंग्जाइटी, डिप्रेशन दिया। ये तो चर्बी जमने से हुआ। हमको सांस फूलने का बीमारी हो गया, ये चर्बी जमने से हुआ। शरीर चीनी को खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाता, वो तेजाब अलग ढंग से डैमेज करता। तो आप बोलेगा सर किताब में तो चर्बी यानी फैट लिखा हुआ है कि भाई फैटी लीवर होता है क्योंकि एक्स्ट्रा भोजन करने से, लेकिन शरीर तेजाब तो नहीं लिखा हुआ है सर। हाँ, तेजाब नहीं लिखा हुआ है, उसको हम तेजाब कहते हैं। किताब में क्या लिखा हुआ? किताब में लिखा हुआ फ्री रेडिकल, किताब में लिखा हुआ ऑटो एंटीबॉडीज, किताब में लिखा हुआ है उसको जो है कि साइटोकाइन स्टॉर्म, किताब में लिखा हुआ है कार्सिनोम एंटीजन। हम उसको कहते एक लाइन में तेजाब। शरीर एक्स्ट्रा चीनी से तेजाब भी बनाता, जैसे तेजाब टॉयलेट में डालते टॉयलेट साफ हो जाता, उसी रंग से तेजाब होता। सांस के नली में तेजाब जाएगा तो टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया करा देगा। हमको अनकंट्रोल्ड निमोनिया शुरू हो जाएगा क्योंकि हम जम के चीनी खा के तेजाब भी शरीर में बनाए। तो अगर हमको कोरोना का एक्सपोजर हुआ, भयंकर आग लग गया, तो जैसे कि एक सूखे पत्ते के ढेर पर जो है कि पेट्रोल छिड़क दीजिए, वहाँ पर हल्का जलता हुआ माचिस का तीली डालिएगा, तुरंत आग धधक के पकड़ लेगा। लेकिन अगर गीले पत्ते के ढेर पर जलता हुआ माचिस का तीली फेंकेगा, वो नहीं आग लगेगा उसमें। लेकिन अगर सूखे पत्ते के ढेर पर फेंका तो हल्का फुल्का आग लगेगा। लेकिन सूखे पत्ते के ढेर पर किरासन तेल छिड़क दीजिए तो हल्का फुल्का भी एक जलता हुआ माचिस का तीली फेंकेगा, तुरंत आग लग जाएगा। तो वही कोरोना हमारे पास आया, हमको कुछ नहीं हुआ। और जो आदमी जम के चीनी खाता था वो शरीर में तेजाब भी बनाए हुए था, तो और भयंकर चीनी जहाँ तहाँ सेग्रेशन में भी था, तो इन्फेक्शन भी आया और भयंकर तेजाब निकला, तो भयंकर निमोनिया पकड़ लिया उसको। और हमारे पास कोरोना आया था, हमको कुछ नहीं हुआ। तो आप एक्स्ट्रा चीनी खा के तेजाब बनेगा तो सांस की नली में तेजाब जाएगा, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया करा देगा। जोड़ में तेजाब जाएगा, गठिया, अर्थराइटिस। चमड़े में तेजाब जाएगा, एक्जिमा, सोरोसिस, सफेद दाग, जुड़पित्ती, छाई, पिंपल। दिमाग में तेजाब जाएगा, मिर्गी, पागलपन। लीवर में तेजाब जाएगा, जॉन्डिस।
तेजाब एक जगह जमा हो जाएगा तो कैंसर करा देगा। यानी तेजाब जमने से क्या क्या बीमारी हुआ, एक्जिमा हुआ, जो है कि सफ़ेद दाग हुआ, पिंपल हुआ, छाई हुआ, और जो है कि हार्ट जो है कि ये आपका दमा हुआ, अस्थमा हुआ, निमोनिया हुआ, तेजाब से आपको गठिया हुआ, और मिर्गी हुआ, पथरी हुआ, जॉन्डिस हुआ, और तेजाब से कैंसर हुआ। ये तो तेजाब जमने से हुआ। तो चर्बी जमने से अलग बीमारी हुआ, हम मोटा के दांव हुए थे। बहुत लोग देखिएगा कि बहुत खाता है लेकिन मोटा नहीं होता, इसका मतलब उसके शरीर में तेजाब बन रहा है। तो वो तेजाब से, जो तेजाब कैसे पता लगाइएगा, CRP जांच से, वो बताएंगे क्या क्या जांच कराना है। तो जो है कि वो चर्बी भी बना, तेजाब भी बना, तेजाब से क्या क्या बीमारी समझा दी। और सब का सब चीनी शरीर चर्बी और तेजाब नहीं बनाता, कुछ एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़क देता। उन्हीं जहाँ तहाँ वाले जगहों में एक जगह है पसीना। तो यदि आपके पसीने में रोज के रोज चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिनाय पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा बलतोड़ पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा चिकन पॉक्स का वायरस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके लार में रोज के रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा म्यूकरमाइकोसिस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चिनिया गिरेबा तो चिटिया लाग बे करी। यानी बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूरत ज़्यादा खाए गए चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा, स्वच्छता अभियान में अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता। यानी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे हैं, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि अब वो इतना कम मेहनत करने लगा कि अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में। एक सामान्य मनुष्य आज की दुनिया में पूरे 24 घंटा में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। ये समस्या अब गांव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर लोग चला करता था, वो कहानी भी खत्म है। तो अगर आप शारीरिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम कीजिएगा तो ये चीनी आपके लिए जहर हो जाएगा। तो आज की दुनिया में आदमी मेहनत बहुत ज़्यादा कम कर दिया, तो आदमी के बदले मेहनत कौन करता? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, फूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। इसमें से आप जो भी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं, हाई फैट डाइट लेते हैं, खाना छोड़ दीजिए। तो फिर ये सब खाना भगवान क्यों बनाया? ये खाना केवल उस आदमी का है जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए, या फिर जो 8-8 घंटा पैदल चले। तो जो आदमी को केवल 2 ही घंटा पैदल चलना है, बाकी टाइम बुद्धिजीवी का जीवन जीना है, उसको ऐसा भोजन खाना होगा जिसमें तुलनात्मक रूप से कार्बोहाइड्रेट और फैट कम हो और फाइबर और प्रोटीन ज़्यादा हो। तो वो भोजन क्या है? वो भोजन है दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं। यानी 70% भोजन दाल, 30% भोजन ही रोटी से आएगा। तो क्या खा के रहिएगा? दाल रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा करी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, कुकर का नहीं तसला का, सप्ताह में 3 दिन। सब्जी खाइए बिना आलू के, जमीन के नीचे उगने वाला कोई भी चीज़ नहीं खाना। आलू, अरवी, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई, शलजम, फेटा हुआ सब्जी नहीं खाना। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, सब्जी खाइए बिना आलू के, नॉन वेज खाइए बिना आलू के, और नॉन वेज खाइए बिना खस्सी के मांस के। मीठा कुछ भी नहीं खाइए, चाहे वो सेव, केला, नारंगी क्यों ना हो। 3 कप चाय के अलावा दूध नहीं पीजिए, लेकिन दूध को दही बना खाइए। 1 घंटा दिन में टहलिए, 1 घंटा शाम में चलिए। चारों पांचों दाल मिला दीजिए, मूंग, मसूर, दाल, उड़द, चना, और उसमें पालक का साग, टमाटर डाल दीजिए, घोटनी से घोट दीजिए, छौंक दीजिए। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा दोपहर, 1 कटोरा रात। पेट में पहले दाल घुस गया, उसके बाद हम दूसरा भोजन करेंगे खीरा, ककड़ी, टमाटर, वो। लेकिन सलाद में गाजर, चुकंदर, मुरई, शलजम, प्याज नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जमीन के नीचे होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत है। तो पेट में पहले दाल घुसा गए, है ना, पहले दाल पिए 1 कटोरा सुबह, दोपहर, भोजन से पहले। उसके बाद जो है खीरा, ककड़ी, टमाटर खा लिए 1 प्लेट। आधा ज़्यादा पेट हमारा उसी से भर गया। अब हम 24 घंटे में केवल 3 रोटी खाएंगे, 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 रात। उससे पेट नहीं भरा तो दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड। पता चला 1 किलो कद्दू अकेले खा गए, 1 किलो परवल अकेले खा गए। वो जम के खाएंगे, दाल जम के पियेंगे, हरा सब्जी जम के खाएंगे, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलेंगे। तो उसके चलते क्या होगा कि जितना चर्बी जमा था वो सारा गलना शुरू हो जाएगा, और जितना तेजाब बना था वो सारा तेजाब गलने लगेगा, और जहाँ तहाँ जो चर्बी जमा था वो सारा चर्बी गलने लगेगा। तो उसके चलते क्या होगा? तो जहाँ तहाँ जो चीनी छिड़का गया था वो सारा चीनी सोख लिया जाएगा। तो कोरोना वायरस को चीनी मिलेगा नहीं, वो गायब हो जाएगा। और जो है कि वो जो तेजाब बना था वो तेजाब खत्म हो जाएगा। तो उसके चलते जो है कि तो हमको स्टेरॉइड से तेजाब नहीं गलाना पड़ेगा, वो जो है कि हमको तेजाब भोजन से ही गल जाएगा। तो हमको डॉक्टर अगर शुरू में स्टेरॉइड लिख दिया है कि आज हम ज़्यादा बन गया है तो आज तो हमको स्टेरॉइड से गला लेंगे,
लेकिन उसको अगर हमेशा के लिए स्टेरॉइड गलाना है तो आपको दौड़ना होगा। जब आप दौड़िएगा, स्ट्रेस कीजिएगा, तो आपका शरीर खुद ही स्टेरॉइड बनाने लगेगा, तो उसको वो न्यूट्रलाइज करने लगेगा, क्योंकि जो स्टेरॉइड जो है ना आपका शरीर में खुद बनता है। तो स्टेरॉइड बनाने का तरीका क्या है? आप चाहते हैं आपके शरीर में स्टेरॉइड बन जाए, आप दौड़ना शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे चलिएगा और दौड़िएगा तो और ज़्यादा स्टेरॉइड बनेगा, और ये आपके शरीर में कोई भी जो हाइपर इम्यूनिटी हुआ होगा उसको नॉर्मल कर देगा। क्योंकि इम्यूनिटी का ज़्यादा होना भी दिक्कत, इम्यूनिटी का कम होना भी दिक्कत, एक बैलेंस में इम्यूनिटी होना चाहिए, और इसी बैलेंस को मेंटेन करने का काम स्टेरॉइड का है। और ये स्टेरॉइड आपके लिए लाइफ सेविंग ड्रग है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बोलते हैं कि नहीं, हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, दुनिया भर का दवा खोजेंगे। इंसान अहंकारी होता, वो एक बार भी नहीं सोचता कि हमारी गलती से हमको कोरोना हुआ। वो सीधे बोलता कि नहीं, फलाना मास्क नहीं लगा इसलिए हमको कोरोना हुआ और हम वैक्सीन लेके बच जाएंगे। नहीं बच सकते आप। याद रखिए, जीवन में किसी भी बीमारी को ठीक करना है, सबसे बड़ा सूत्र है संयम। और अहंकारी मनुष्य संयम को नहीं पालन करना चाहता। वो लगता है कि नहीं, हमारे पास तो समय नहीं है, हम दवा खा के काम चला लेंगे, हम बिल्कुल नहीं टहलेंगे। और मेडिकल साइंस आपको और गड्ढे में गिराता, क्योंकि मेडिकल साइंस कहता कि दवा भी रहे, डॉक्टर भी रहे, बीमारी भी रहे, मरीज भी रहे, चारों खुशीपूर्वक जीवन यापन करे, कोई किसी से क्षतिग्रस्त नहीं हो। तो उसके चलते आपको क्या नुकसान होता? उसके चलते आपको सबसे बड़ा नुकसान ये होता कि मेडिकल साइंस आपको कोई भी चीज़ का जड़ से निदान नहीं बताता। वो बोलता बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी जड़ से नहीं जाएगा, जिंदगी भर दवा चलेगा। नहीं, अगर आप हमारा ये डाइट फॉलो कीजिएगा तो जड़ से जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि कोई भी आदमी को, जो सपोज कीजिए कि उसको भयंकर अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, तो अनकंट्रोल डायबिटीज़ उसको आज थोड़ी हुआ है, वो तो सालों साल से पाले हुए है। वो तो चाहता तो ठीक कर देता। वो अगर 4-5 कटोरा रोज दाल पीता और रोज हरा सब्जी खाता और रोटी केवल 2 ही खाता और खीरा, ककड़ी, टमाटर जम के खाता और 2-2, 3-3 घंटा का 4-4 घंटा टहलता, तो उसका डायबिटीज तो 3 से 4 महीना में ठीक हो जाता। लेकिन ऐसा वो करेगा नहीं, ऐसा वो करेगा नहीं। 2 घंटे तो हम लोग अपना अनुभव बताते हैं कि मरीज को 2 घंटा तो हम लोग चलवा देते हैं, लेकिन अगर 3 घंटा जैसे ही बोलते हैं तो नानी याद आने लगता। आपको जान के आश्चर्य होगा कि संजय दत्त को कैंसर हुआ, वो 3 घंटा रोज टहलता है, 3 घंटा रोज जिम करते हैं। उसी ढंग से युवराज सिंह को कैंसर हुआ, वो भी 3 घंटा रोज, 4 घंटा रोज जिम करता है। तो सोचिए, क्योंकि एक्स्ट्रा चीनी से तेजाब बनाया, और तेजाब तभी गलेगा जबकि ये, और तेजाब गलाने के लिए आप या तो स्टेरॉइड यूज कीजिए, या तो तेजाब गलाने के लिए और भी बहुत सारा दवा है, जैसे मिथोट्रेक्सेट है, जैसे साइक्लोस्पोरिन है, जैसे एजाथर, इसको बोलते हैं इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। तो ये सब यूज करके आप ख़त्म कीजिए। लेकिन है कि जो अहंकारी आदमी होगा वो लेगा नहीं, जो कि हम दुनिया को जो है कि बदल देंगे, खुद को नहीं बदलेंगे। इसलिए अहंकारी आदमी बोलेगा नहीं, हम दुनिया भर का वैक्सीन खोजेंगे। तो वैसा ही आदमी को अभी दिमाग ठनक रहा है, बोलता क्या, अरे वैक्सीन लेके मर गया, वो तो मरेगा ही। कुछ जो 2 घंटा आप नहीं टहलोगे यार, और जिसको तुमको आज 2 घंटा तो हम बोल रहे हैं उसके लिए जो जिसको कोई बीमारी नहीं है, जिसको कि पहले से बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी कुछ भी हो गया, उसको 2 घंटा क्या हो, 4 घंटा टहलिए। अच्छा, बुढ़ापा जो है कि मन का अवस्था है, तन का नहीं। सोचिए, 80 साल में हिमालय चढ़ के उतर गया। गूगल में टाइप कीजिए कि मैक्सिमम उम्र का आदमी जो हिमालय चढ़ के उतरा है वो 80 साल का बूढ़ा था। तो उसको बूढ़ा आप कह पाइएगा? यहाँ तो 60 साल में रिटायर होता नहीं और टपक जाता 62 साल में। तो वही बात है। तो इस बात को समझना होगा आपको कि अगर जो है कि इस जीवन में आपको लंबा जीना है तो कम से कम खाइए। शास्त्र में भी कहा गया, तो कम से कम खाइए। उसको हम खोल के बता दिए कि क्या खाइए क्या नहीं खाइए। दाल जम के पीजिए, हरा सब्जी जम के खाइए। हम बोल तो दिए दाल जम के पीजिए, लेकिन आप दाल जम के पी नहीं सकते, क्योंकि 1 कटोरा हरा दाल पी लीजिएगा आपका सारा भूखे मार देगा। हम इतना जो MBBS के MD किए और 1 लाख मरीज देखे, और अमेरिका भी गए, इंग्लैंड भी गए, फेलोशिप किए। तो इस सब से हम क्या सीखे कि जो हमारे परनाना बताया करते थे 3 लाइन, वो 3 ही लाइन है मेडिकल साइंस, बाकी ठगी विद्या। पहला लाइन, मेहनत का फल मीठा होता, यानी बिना मेहनत के कोई भी कार्बोहाइड्रेट, कोई भी भोजन गड्ढे में गिरा देगा, यानी बिना मेहनत करके खाया गया भोजन आपको गड्ढे में गिरा देगा। दूसरा लाइन, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। मेहनत नहीं करते, दाल रोटी खा के रहो, यानी बुद्धिजीवी का जीवन जीते तो दाल रोटी खा के रहो। और तीसरा लाइन, किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता, यानी दाल रोटी किसी बीमारी में बंद नहीं होता, लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं। यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। तो ये चीज़ है। तो आप ये समझिए कि कोर्टिकोस्टेरॉइड उसी आदमी को नुकसान करता है जो आदमी वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहता, 2 घंटा रोज नहीं टहलना चाहता, वो पैसा कमाने के लिए इतना ना पागल है कि उसके पास समय नहीं है, ना घर को समय दे रहा है। अरे बाप रे, 2 घंटा टहलेंगे, अरे रे रे रे, क्लिनिक गड़बड़ा जाएगा। डॉक्टर का आप बता रहे हैं आपको थिंकिंग, अरे हम उसको उतना, और
वो क्या सोचेगा कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अरे 10 मरीज का एंजियोप्लास्टी करना है, एंजियोग्राफी करना है, पता चला मोटा के धाव से, और दूसरे को वो हार्ट डिजीज ठीक करेगा वो अपने मोटा के धाव से। तो देखिएगा बहुत सारा ऐसा हार्ट का डॉक्टर है जो खुद ही मोटा के धाव से, वो दूसरे को कैसे ठीक करेगा। मन सा वाचा कर्मणा, जो मन में सोचो वही वाणी निकले, और उसको अपने जीवन पर अंगीकार करो, नहीं तो सामने वाले को बात असत्य नजर आएगा। ये सब जो हम बात बता रहे हैं किसी किताब में थोड़ी लिखा हुआ है, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। और हम तो 1 लाख मरीज के अनुभव से सीख गए कि बीपी में नमक नहीं चीनी बंद होगा, थायराइड में फूलगोभी नहीं चीनी बंद होगा। मेडिकल साइंस को फिर से लिखना पड़ेगा। बीपी में नमक नहीं चीनी बंद होगा, थायराइड में फूलगोभी नहीं चीनी बंद होगा, खून में तेल बढ़ेगा तो घी नहीं चीनी बंद होगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा दाल नहीं चीनी बंद होगा, पथरी में पालक का साग टमाटर नहीं चीनी बंद होगा। लेकिन किसको खाते चीनी? कोई बोलेगा सर हम तो चीनी नहीं खाते। पता चला वो एक दिन में 10 रोटी खा रहा है, 4 आलू खा रहा है, 5 मीठा फल खा रहा है, ये सब तो चीनी है। 3 से 4 रोटी ज़्यादा एक दिन में एक आदमी को नहीं खाना चाहिए। तो अगर आप मान ली 10 रोटी खा रहे हैं तो इसके बाद 6 रोटी जो आप खा रहे हैं वो चीनी खा रहे हैं, बाकी 4 रोटी तो आपका रिक्वायरमेंट है। तो आप सोचिए जम के आदमी खा रहा है और मेहनत करना ही नहीं। तो अब चूंकि आपके पास शारीरिक ऑप्शन, आप सोचिए जो जितना ज़्यादा VIP होता है उतना कम मेहनत करता है। हालांकि कुछ लोग तो समझदार हैं तो वो तो अपना जिम विम मेंटेन करते हैं, लेकिन आप देखिए आप 2 घंटा जिम कीजिएगा कितना कैलोरी जलाइएगा भाई। 1 घंटा में 300 कैलोरी, 2 घंटा में 600 कैलोरी। और आप 600 कैलोरी क्या है कि अगर आप मीडियम साइज़ का एक पिज्ज़ा खाइएगा वो 600 कैलोरी का होगा। सोचिए, और कितना देर में आप आसानी से आप मीडियम साइज़ का पिज्ज़ा खाने में आपको कितना समय लगेगा? मुश्किल से 5-10 मिनट। सोचिए आदमी शरीर को कितना मतलब ये करता है। आप एगो कोका कोला का कैन पीजिएगा, उसमें आगे भी चीनी है और 200 कैलोरी आप जोड़ लीजिए। अगर 3 गो कैन पी गए तो हो गया आपका 600 कैलोरी। लेना बड़ा आसान है, खर्चा करना बड़ा मुश्किल है। तो इस बात को समझिए। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड उसी आदमी को नुकसान करेगा जिस आदमी में जो पहले से बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी को पाल पोस रहा है, क्योंकि उसको डॉक्टर ने हटा दिया है कि बीपी जड़ से नहीं जाएगा, चीनी जड़ से नहीं जाएगा। हार्ट अटैक हुआ है बेटा तो इकोस्प्रिन गोल्ड गोली, इकोस्प्रिन गोल्ड 10 जड़ से नहीं जाएगा, वो जिंदगी भर खाना पड़ेगा। और उसको डरा दिया है कि नहीं बंद नहीं करना नहीं तो मर जाओगे। अब मरीज वो डरल वो तो खाते रहता है, उसको वो खाते रहता है। हमारे पास आओ, देखो हम कैसे ठीक करेंगे। तुम हमारे पास मत आओ, तो हमारा बात सुन लो ना, बात सुन लो। हम वीडियो क्यों बनाना शुरू कर किए, उसका कारण क्या है कि हमको लगा कि हम ऐसे तो हम एक दिन में कितना मरीज देखेंगे, 30 मरीज, 40 मरीज, 50 मरीज। पहले तो हम समझाते नहीं थे उतना, लेकिन बाद में समझाने लगे। 2017 से हम समझा के मरीज देखने लगे। तो फिर प्रैक्टिकली यही पाते हैं कि हम 50-60 मरीज से बहुत ज़्यादा हो जाता है, उससे ज़्यादा हम नहीं देख पाते। इसलिए हमको लगा अच्छा जो अहंकारी मरीज होता ना वो सामने में बात नहीं सुनेगा, लेकिन जो वीडियो में सुन रहा है उसको कौन देख रहा है। लेकिन बात क्या है कि उसको अंदर तक जाएगा। और जब आप सबको झूठ बोल सकते हैं, अपनी अंतरात्मा को झूठ नहीं बोल सकते। तो आप कहीं ना कहीं आप जब सोचने बैठेगा समझ में आएगा आप शरीर को कैसे जलील करते हैं, है ना। बीमारी गरीबी अमीरी से नहीं होता, तो बीमारी फिर क्यों होता है? जीभ के चटोरपन और शरीर के कर्मकोढ़ीपन से बीमारी होता है। तो दुनिया में किसी भी गरीब अमीर को भगवान जीभ का चटोर और शरीर का कर्मकोढ़ी बनने का लाइसेंस नहीं देता। इंसान अपना कब्र खुद ही खोद देता, अपनी चिता खुद ही सजा लेता है। याद रखिए बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दें तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौटाना आसान हो जाएगा। जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे उसका उल्टा काम कीजिए। अभी तक आप 10 रोटी रोज खाते थे, 4 आलू खाते थे, 5 मीठा फल खाते थे, 10 चीनी वाला चाय पीते थे, मीठा फल खाते थे, दूध पीते थे, तो इसके बदले तो आपको 50 किलोमीटर चलना था। तो ये सब आप छोड़ दीजिए। दाल नहीं पीते थे, दाल जम के पीने लगिए, हरा सब्जी जम के खाने लगिए, रोटी केवल 3-4 खाइए, चावल सप्ताह में 3 दिन खाइए, उसना चावल मार निकाला हुआ तसला वाला सप्ताह में, और 2 घंटा रोज टहलिए। तो देखिएगा जब ऐसा कीजिएगा तो सारा चर्बी गल गया, सारा तेजाब गल गया, फिर आपको स्टेरॉइड से दिक्कत नहीं होगा, फिर आपके लिए स्टेरॉइड जान बचाने वाला होगा। याद रखिए एक बीमारी है कोई भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, और सबसे बड़ा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो कि हम आपको देखिए SLE लूपस, इसको हम बहुत, यही हमको मेन डॉक्टर बनाया है और इसको हम जड़ से ठीक करते हैं। किताब में लिखा हुआ है कि SLE का जड़ से इलाज नहीं होता है, इसको हम जड़ से ठीक करते हैं। इसमें देखिए गठिया भी होता है, बुखार भी लगता है, महीनों तक बुखार लगता है, हीमोग्लोबिन 9 से नीचे हो जाता है, गुर्दे किडनी खराब होता है, इसमें क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, पेशाब से प्रोटीन आता, भयंकर खांसी निमोनिया होता, चकत्ता होता, बाल झड़ता, उंगली कट के गिरने लगता, आंखों का रोग, मानसिक रोग, मिर्गी का दौरा, मुंह में छाला, इसको हम लोग जड़ से ठीक करते हैं। तो ये कैसे ठीक होता है? तभी ठीक होता है जब हम होलिस्टिकली अप्रोच करते हैं। होलिस्टिकली मतलब उसका भोजन भी बदलिए, उसको दाल भी पिलाइए, हरा सब्जी खिलाइए, रोज टहलाइए और साथ में दवा लिखिए, और उसमें स्टेरॉइड जुडिशियसली यूज कीजिए। शुरू में स्टेरॉइड दीजिए, मुश्किल से 2 से हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं 3 से 4 हफ्ता, और उसका धीरे धीरे करके उसको टेपर। स्टेरॉइड कभी भी यूज कीजिए, याद रखिएगा, खासकर डायबिटिक्स में स्टेरॉइड जब भी यूज कीजिए तो अंडर द कवर ऑफ
हाई एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव, और उसका पूरा जांच कराइए, पूरा जांच करा के जो गड़बड़ी हो सबको एड्रेस कीजिए, क्योंकि उसको खाली चर्बी नहीं जमा होगा, खाली तेजाब नहीं जमा हुआ होगा, उसको इन्फेक्शन भी हुआ होगा। तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए दवा लिखिए, उसको एंटी फंगल भी दीजिए, उसको एंटी वायरल भी दीजिए, और उसको जो है कि स्टेरॉइड धीरे धीरे देकर टैपर कीजिए, उसका भोजन भी चेंज करवाइए, तब उसको स्टेरॉइड से कभी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन चूंकि हम लोग इतना नहीं करते, और जो गाइडलाइन भी आया है कोरोना का, उसमें जो है एंटी फंगल वगैरह नहीं दिया जाता था शुरू में, अभी भी नहीं दिया जाता है, इसीलिए अभी म्यूकरमाइकोसिस बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि शुरू से उसको एंटी फंगल देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया, क्योंकि आप जो एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी भी बनाए हैं, तो उसके चलते डायबिटीज हुआ आपको, जो चूंकि पैंक्रियाज का बीटा सेल में चर्बी जम गया है। उसी चीनी से आप तेजाब भी बनाए, वो तेजाब से भी पैंक्रियाज का बीटा सेल भी डैमेज हुआ, और आपको यहाँ निमोनिया भी हुआ, तो उसके चलते आपको स्टेरॉइड देना पड़ रहा है तेजाब को गलाने के लिए। और कुछ चीनी को शरीर जहाँ तहाँ छिड़का, तो उसके इन्फेक्शन भी तो होगा। चीनी गिराइएगा तो कभी लाल चींटी, कभी काला चींटी, कभी उजला चींटी, कभी बैक्टीरिया, कभी फंगस, कभी वायरस तंग करेगा, तो आपको वो कैंडिडा का इन्फेक्शन और ब्लैक फंगस भी पकड़ेगा, क्योंकि आप ज़्यादा चीनी खाए हुए हैं, तो शरीर में चीनी का भंडार है। तो ऐसे केस में जुडिशियसली यूज करना चाहिए। और कभी भी डायबिटीज़ के मरीज को स्टेरॉइड डेक्सोना यूज करते हैं तो शुरू में अगर एक भाल सुबह शाम देते हैं, फिर धीरे धीरे करके 2 से 3 दिन में टैपर कर दीजिए, और उसको स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक के कवर में न्यूट्रोफिल गाइड करेगा आपको। न्यूट्रोफिल अगर 70 से ज़्यादा है, मतलब आपका इन्फेक्शन ज़्यादा है, उसको मैनेज करने के लिए आपको हाई पावर का एंटीबायोटिक देना होगा, खासकर मीरोपोनाम, और जो है कि और भी जो सब एंटीबायोटिक जोड़ करके, लेकिन एंटी फंगल भी दीजिए और एंटी प्रोटोजोल ड्रग भी दीजिए, वो सब के साथ चलाइए तो दिक्कत नहीं होगा। और पूरा जांच कराइए, कभी भी किसी मरीज को पूरा जांच कराइए, CBC, LFT, KFT, TSH, NT-TPO, CRP, ASO, ANA, NTDS, DNA, टॉर्च टेस्ट, बिडाल टेस्ट, RA फैक्टर जो है, VDRL, और वायरल मार्कर, IgE लेवल, स्पॉट यूरिन, प्रोटीन क्रिएटिनिन, और जो है कि डी डायमर, इंटरल्यूकिन 6 पूरा जांच कराइए। जब लिपिड प्रोफाइल पूरा जांच कराइएगा तो इंसुलिन लेवल, और जो है कि HbA1c पूरा जांच कराइएगा तो आपने गड़बड़ी दिख जाएगा। शुरू में पूरा जांच कराइए, उसके बाद जो है कि केवल जो गड़बड़ था उसको रिपीट कराइए, और मरीज का स्पीड भोजन चेंज कर दीजिए, तो देखिएगा कि बहुत सारा चीज़ उसमें ठीक हुआ, मरीज का भरोसा हुआ, फिर आगे दवा चलाइए। इसी ढंग से हम होलिस्टिकली हर बीमारी को ठीक करते हैं। तो चूँकि हम चाहते हैं कि हर मरीज़ तो हमारे पास आ नहीं सकता, तो वीडियो बना के सबको हम ये बताते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा होने जा रहा है, इसलिए हम यहीं पर बात को वाइंड अप करेंगे कि स्टेरॉइड को अगर आप सही से यूज करते हैं तो इससे दिक्कत नहीं होगा। 2 से 3 हफ्ते से कम यूज करते हैं तो ये आपके HPA एक्सिस होता है ना, जो है कि HPA एक्सिस होता है, इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रिनल एक्सिस होता है, तो इसको डिस्टर्ब नहीं, होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब नहीं करेगा। 3 सप्ताह के अंदर इसको बंद कर देना है, जुडिशियसली यूज़ करना है, ज़्यादा लॉन्ग समय तक नहीं यूज़ करना है, और जब भी यूज़ करना है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक में ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों देना है। डायबिटीज़ में तो बिल्कुल रिस्क मत लीजिए, आपको शुरू से ही एंटी फंगल यूज कीजिए, उसको शुरू से ही यूज कीजिए। आज के डेट में लोग पोसाकोनाजोल और जो है कि हम लोग एम्पिट्रिसिन भी चला रहे हैं, लेकिन अगर हम शुरू से ही ट्राकोनाजोल भी दें, जो भी हम रेजिमेंट चलाते हैं, तो उसको ये दिन नहीं देखना पड़ेगा। तो हम आप देखिएगा फेसबुक पर हमारा वो जो रेजिमेंट है कि कैसे चलाना चाहिए, वो सब रेजिमेंट देखिए, हम उसमें एंटी फंगल डाले हुए हैं, तो ज़रूर दे दीजिए, क्योंकि दवाएं आपकी मदद करने के लिए है। तो इसलिए अगर यूज कीजिएगा तो जो है कि वही फ़ायदा करेगा, और उसको दुरुपयोग कीजिएगा तो ही नुकसान करेगा। तो आप कैसा उपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं, ये आप पर निर्भर करता है। बाकी दवा तो आपको हेल्प करने के लिए, तो इस बात को समझिए। तो स्टेरॉइड से क्यों दिक्कत हो रहा है आप समझ में आ गया। और अगर डॉक्टर आपका स्टेरॉइड नहीं चलाएगा तो याद रखिए आपका निमोनिया भी नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन स्टेरॉइड के साथ अगर स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक 2 कम से कम और स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल साथ में नहीं चलाया है, और जो है कि तब जो है कि समझ लीजिए कि आपको वो दिक्कत करेगा। होलिस्टिकली सोचना होगा, और ये तो डॉक्टर की तरफ से हो गया। आपके तरफ से क्या होगा, डॉक्टर को खाली ब्लेम मत कीजिए, आप अपना समझिए कि आप अगर दाल नहीं पी रहे हैं, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आप दूध पी रहे हैं, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आप हॉर्लिक्स पी रहे हैं, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट मीठे फल का जूस पी रहे हैं, तो आपका बीमारी और ख़राब होगा। आप बोलेगा ये तो ब्लैक फंगस डॉक्टर के दवा से आया, नहीं, वो आपके चलते आया, याद रखिए। तो ये दोनों तरफ से होगा, और इसको अच्छे तरीके से समझना होगा कि इस ढंग से बीमारी होता है। होलिस्टिकली सोचिएगा, समग्रता में सोचिएगा, तो हर चीज़ बिल्कुल साफ एंड क्रिस्टल क्लियर नज़र आएगा। तो यहीं पर हम वीडियो ख़त्म करेंगे। उम्मीद करते हैं ये बहुत सारे आपके ये को ख़त्म किया होगा डाउट्स को। अगर और भी कोई क्वेश्चन होगा आप हमको लिखिए, हमको फ़ोन कीजिए। हमारा नंबर है 8969953194। दूसरा नंबर है 9386999300। और जो है कि
हम यही कहेंगे, दाल जम के पीजिए, हरा सब्जी जम के खाइए, 3 रोटी ज़्यादा मत खाइए। फल अगर खाना है उस दिन ये जो है कि ये रोटी और चावल सब छोड़ दीजिए। 1 कटोरा गाढ़ा दाल सुबह दोपहर रात पी लीजिए और 1 सेव सवेरे, 1 सेव दोपहर, 1 सेव रात। ये 24 घंटे का भोजन, इसी ढंग से भोजन कीजिए, रोज़ 2 घंटा टहलिए। तो आगे भी आपसे हम मिलते रहेंगे। बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना, इसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ। आप हमसे ऑनलाइन सलाह ले सकते हो उसी नंबर पर। अपना प्रेम बनाए रखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम हर बीमारी पर वीडियो बनाएंगे तो अगर आप जुड़े रहिएगा तो आपको बहुत सारा चीज़ जानने को मिलेगा, जो हम सीखे हैं 1 लाख मरीज देख के। हम चाहेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से आपको देते चले जाएं, ताकि हमारी अंतरात्मा को हम समझा सकें कि हम जो भी सीखे वो हमारे तक सीमित होकर नहीं रह गया, वो लोगों तक भी पहुंच गया। तो अगर अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। इसलिए नहीं क्योंकि हमारा नाम हो, हमको नाम नहीं चाहिए, ऊपर वाला भगवान सबको दे दिया। हम गुमनामी में ज़्यादा अच्छा लगता है हमको, और पैसा बहुत है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए जो है कि बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना, तो आपके अंदर पर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। जुड़े रहिएगा, अपना प्रेम बनाए रखिएगा। धन्यवाद।